हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस बस अभी 2 मिनट और दीजिएगा, फिर अभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ना अभी वाईटी वाले सेशन पे और अभी लिंक कर रहे हैं। तो बस 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, बस 2 मिनट देना।
हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित, अनुज, देन वी हैव हिमांशु, गुरविंदर, आकिफ और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्या एक बार कंफर्म करेंगे आवाज और स्लाइड क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो मनीष, अनु, मानसी, एनके पूरी गैंग हमारे साथ है। तो दोनों चीज कंफर्म कर दो, आवाज और स्लाइड। अगर दोनों चीज क्लियर है वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो गाइस आज क्या रहेगा खास? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 3 घंटे का समय, और इस 3 घंटे के समय में हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो रेडियो एक्टिविटी, साथ में मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से हम लोग ये समझेंगे ये फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास उसमें हम लोग बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। दैट मींस कि आज हमारा जो समय है वो 3 घंटे का है। सो एल बाबा, मनीष, नरेश, चलिए सर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाले पार्ट से। सो गाइस यहाँ पर आवाज सही है, बैकग्राउंड भी ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं स्टार्ट किया, अच्छा पहले का चल रहा होगा। ओके गाइस, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले सेशन को जरा यहाँ पर समझते हैं। पहले तो ये रेडियो एक्टिविटी एग्जैक्टली होती क्या है, क्योंकि जैसी रेडियो एक्टिविटी शब्द हम लोगों ने देखा हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करी, वो है रेडियो धर्मिता। सो ये जो रेडियो धर्मिता वाला पार्ट है ये क्या होता है? तो यहाँ पर पहले तो मैं आपकी टेंशन दूर कर दूं सर, बहुत ही आसान है। और इस वाले पार्ट में जब हम लोग कहते हैं ना रेडियो एक्टिविटी, तो आज के बाद आपको कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इसको मैं बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। देखिए होगा क्या, किसी एक एलिमेंट की बात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर एलिमेंट ये क्या होता है सर? तो एलिमेंट यानी कि हिंदी में हम लोग जिसे हम तत्व के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे पिछली क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर मैं मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करूं, यानी आधुनिक आवर्त सारणी की बात करूं, तो मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारे पास कुछ वहां पर नाम लिखे रहते हैं। कैसे नाम? आइए देखते हैं। कुछ ऐसे करके नाम लिखे रहते हैं, देख लो आपके सामने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है। तो इन सभी पार्ट्स में मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने? कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे सर जो आप लोग देख रहे हैं ये आपके जो तत्व हैं ये कुल तत्व हैं कितने? अब देखो यहाँ पे जो शब्द लिखा है एलिमेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? ये आपके तत्व हो गए, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे जो तत्व हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 118 यानी कि 118, राइट? अब इन 118 तत्व में एल बाबा यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जब मैंने ये पूरा पीरियड टेबल बनाया इसमें कुछ मैं नीले रंग से कुछ शो कर रहा हूं। ये नीले रंग से जो आपको दिख रहा है ये क्या है? देखिए सर यहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्ट जो केवल और केवल आपको ब्लूइश कलर में दिख रहा है, यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं किसके बारे में? रेडियोधर्मी पदार्थों के बारे में, नहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। बट अभी भी आपने सर सिर्फ ये बताया कि तत्व क्या है। तत्व जो हमारे सर 118 हमारे पीरियड टेबल में प्रेजेंट है, ये सारे एलिमेंट्स, इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, हिंदी में तत्व कह देते हैं, जिसमें से कुछ होती हैं धातुएं यानी कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। यानी कुछ होती हैं गाइस धातु, कुछ होती हैं अधातु, और कुछ यहां पर जो प्रेजेंट है सर वो क्या होते हैं? वो होते हैं मेटलॉइड, जिसको हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। अच्छा ब्राइटनेस वाला पार्ट चेंज करना है, अभी करवा देता हूं, ठीक है? चलो, तो अब सर यहां पर ये जो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन दान करते थे, ये नॉन मेटल्स यानी कि अधातु जो इलेक्ट्रॉन लेते थे, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री में, जो कि हमारी मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी के लिए ये समझना, ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कुछ एलिमेंट, कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि स्थिर नहीं है। आप कहेंगे स्थिर नहीं है मतलब क्या? जो स्टेबल नहीं है। अब सर यहां पे एक नया शब्द आ जाता है, स्टेबिलिटी क्या होती है? अब यहां पर अनिमेश मैंने भी टीम से कह दिया, वो बैठने सभी वो अपने एंड से चेंज कर देंगे, डोंट वरी। सो गाइस मैं वापस आता हूं। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां पर जो मैं तत्व का नाम ले रहा हूं, इस तत्व वाले पार्ट में आप लोग समझना। अच्छा 2 मिनट वेट करना सर, तो ब्राइटनेस कम करनी है, दूसरी वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, ठीक है? तो गाइस ब्राइटनेस और वॉल्यूम वाला पार्ट अभी चेंज कर रहे हैं, तब तक आप ये ध्यान सुनना। तो होगा क्या, जैसे हम लोग अपनी लाइफ की बात कर लेते हैं, हमारे जीवन में आप सभी के सभी अभी तैयारी क्यों कर रहे हैं, इसका जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा, जिससे आप अच्छे से रेडियो एक्टिविटी समझ पाएंगे। मेरा बहुत ही सिंपल सा और आसान सा प्रश्न है कि आप अभी तैयारी क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा तैयारी करने का। तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन पूछने की बात है। ये हम लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं जिससे हम लोगों की नौकरी लग जाए, ठीक है? अब मैं कहूंगा नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर अच्छी जॉब मिलेगी, दैट मींस उससे क्या होगा? मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, अच्छा खासा पैसा आएगा, राइट? अब मैं कहूंगा उस पैसे का क्या करोगे, तो आप कहेंगे सर उस पैसे से हम लोग क्या करेंगे? अपनी लाइफ को सर हमको करना है स्टेबल। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो अच्छा एक बार ना आवाज मुझे एक बार कंफर्म करना, तब मैं आपको फिर बताऊंगा।
एक सेकंड में अपनी पॉइंट पे वापस आता हूँ ना, बस 2 मिनट रुकना। गाइस एक बार कंफर्म करना, अब आवाज ठीक है? ठीक है, आवाज ओके है ना एवरीवन? ठीक है, ओके गाइस, तो मैं वापस अपने पॉइंट पर आता हूँ और सब ब्राइटनेस और चेक कर लेना एक बार प्लीज। ठीक है, सो गाइस अपने पॉइंट में वापस आता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग जब यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि जब हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट आएगा तो उस अमाउंट का क्या करेंगे सर, हमको चाहिए स्टेबिलिटी। अब बेटा स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थिरता का मतलब क्या है? स्थिरता का मतलब यह है कि जो अमाउंट मेरे पास आया है, जो पैसा मेरे पास आया है, उस पैसे को मैं कुछ समय के लिए सर सेव करके रखूंगा, राइट? ये जो कि मेरे फ्यूचर में काम आएगा, और कुछ पैसा जो प्रेजेंट टाइम में मुझे लाइफ एंजॉय करने के लिए चाहिए। ऐसा ही है, यानी कि मेरे पास जहां पर भी मैं रहा हूं, जिस भी शहर में रह रहा हूं, उसके हिसाब से मुझे ठीक ठाक अमाउंट चाहिए। एक बार ब्राइटनेस देखना, मेरे ख्याल सब ठीक है, राइट? चलो, अब सर यहां पर हम लोग जो अपनी लाइफ में बात कर रहे थे वो मैंने बोला स्टेबिलिटी। ऐसे ही बेटा ये तत्व कब स्टेबल होंगे, ये तत्व स्थिर कब होंगे? ये तत्व स्थिर तब होते हैं जब इनके सबसे बाहर वाले कक्ष में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, जब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप कहेंगे सर व्हाट, यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी के सभी जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते होंगे? तो यहां पे आंसर है नहीं सर। इन पूरे के पूरे जो आप तत्व देख रहे हैं, जहां पे हम 118 तत्वों की बात कर रहे थे, जहां पे मैं 118 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं गाइस, इसमें से जो आप ये केवल 18वें वाला ग्रुप देख रहे हैं, केवल यही आपका स्टेबल है। बाकी सबके सब इलेक्ट्रॉन्स को लेने या देने में लगे हुए हैं। जी हाँ, यहां पर अगर मैं कहूं तो सर ये वो वाले आपके बाबा लोग हो गए जिनको संसार में किसी सुंदर कन्या से, सुंदर बालक से कोई मतलब नहीं है, और हमारा जीवन किसमें व्यर्थ जा रहा है? पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन तब तक बाबू सोना जादू टूना का मैसेज देख ले रहे हैं कि उनको बुरा तो नहीं लग गया, मेरे बाबू ने थाना थाया, इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है सर, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो कौन होते हैं? वो सर इधर वाले हैं, वो है मेटल्स। और इधर वाले कौन है गुरुदेव? इस तरफ जो मौजूद हैं ये सारे सारे नॉन मेटल्स हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी लिया था, मैं आपको मंडे को और एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे सोडियम चाचा है यहाँ पर। अब सोडियम चाचा के जो परमाणु क्रमांक है सर वो है 11, यानी इनका जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो है आपका कितना? 11। तो ये सर केमिस्ट्री वाले पार्ट में डिटेल में जाएंगे। इनका जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो बेटा वो ऐसे बनता है 281। ऐसी क्लोरीन चाची की बात कर लें तो जो क्लोरीन चाची है, कहां गई हमारी क्लोरीन चाची? ये रही। तो क्लोरीन चाची का जो एटॉमिक नंबर है सर वो है 17, हिंदी में बोलते हैं सर परमाणु क्रमांक। तो ये जो आपका परमाणु क्रमांक है, इस वाले पार्ट में परमाणु क्रमांक में अगर मैं जाऊं तो गुरुदेव यहां पर क्या होता है? ये हो गया बेटा 2, 8 और 7। अब देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला? मैंने बोला कि हर किसी को स्टेबल होना है, इनको भी तो अपनी लाइफ सेट करनी है। तो इनको सर स्थिर होने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, कुल मिला के इनको सबसे बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सबसे आउटर मोस्ट वाले शेल में गुरुजी इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, सोडियम चाचा ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन चाची को दान कर दिया, जाओ क्लोरीन मजे करो। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इन्होंने दान कर दिया तो इन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। तो ये हो जाएगा धातु, यानी शुरू वाले जितने भी तत्व देख रहे हो ये सब धातु होते हैं। जबकि यहाँ पे क्लोरीन चाची क्या कर रही हैं? क्लोरीन चाची ने सोडियम चाचा को पटा लिया कि सोडियम सोडियम सुनो ना यार, यार हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। सोडियम खुश है, हाँ ले लो, हम भी खुश हो जाएंगे। तो सोडियम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो इनका कॉन्फिगरेशन क्या बना? 2, 8, 8। तो यहाँ पे क्लोरीन भी खुश, तो क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ये होते हैं अधातु, ये होते हैं धातु, और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन दे या लेकर यहाँ पे साझा कर ये खुश हो लेते हैं। अब ये चीज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जब मैं केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, जब मैं बॉन्डिंग समझाऊंगा, आबंध समझाऊंगा। अभी के लिए समझो कि सर ये लेने देने से कुल मिला के अगर ये स्टेबल हो गए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हुए तो अब समय आने वाला है कि जहां पे हम लोग अब रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता के बारे में समझेंगे। तो गुरुदेव ये समझाना जरूरी था, अब आपको आसानी से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो देखिए सर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये कौन से तत्व होते हैं, आइए मैं समझाता हूं। तो थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखिए बेटा, रेडियो एक्टिव तत्व ये वो तत्व होते हैं जिनका नाभिक अस्थिर है, यानी जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल है तो टेंशन में रहेगा कि अरे पैसा कहां से आए, क्या करूं क्या करूं। यहां पे पैसे की तो बात हो ही नहीं रही है। यहां पे अनस्टेबिलिटी का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन से संबंधित होता है। तो जब इनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल है तो क्या करता है? वो अपने आप को विखंडित करता रहता है। जो इंग्लिश वाले हैं सर, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन जो भी अनस्टेबल हैं, इनका अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो ये क्या करते हैं? अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, अपने आप को नष्ट करते रहते हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, धीरे धीरे करके अपने आप को खत्म करेंगे। अब गाइस यहां पर ये जो पार्ट है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी एलिमेंट है जब वो अपने आप को विखंडित करेगा
तो यहां पे सर इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो धर्मिता। तो रेडियो धर्मिता क्या होती है अभी मैं समझाता हूं। तो रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो धर्मिता कहां लिखी है हमारी? रेडियो धर्मिता ये वो प्रक्रिया होती है जहां पर कोई भी तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए अपने आप को विखंडित करता रहता है। इंग्लिश वाले गाइस, सर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। तो यहां पर सर वही चीज लिखी है। तो न्यूक्लियस ऑफ सम एलिमेंट्स इज अनस्टेबल, यानी कि कुछ तत्वों का नाभिक अस्थिर होता है। इसी कारण क्या होगा सर? यहां पे नाभिकीय क्षय होगा। यानी यहां पे क्या होगा सर? यहां पर न्यूक्लियर डिके होगा। और जो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें से फिर क्या होगा? इस वाले पार्ट में यहां पे सर अल्फा, बीटा और गामा सर ये यहां से उत्सर्जित होगा। तो बस ये मुझे माहौल बनाना था। अब मेरे ख्याल से ये वाली चीज क्लियर है। सो गाइस यहां तक मुझे बताओ, यहां तक कुछ पूछना है? दिलीप, शुभम, शिवांगी, सृष्टि, आकिफ, अनामिका, मनीष, एनके, एल बाबा, इज इट क्लियर? क्योंकि सर ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था, तो मैं एक बार जल्दी से 1 मिनट में इसका कंक्लूजन देता हूं जितना मैंने पूरा पढ़ाया। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी का मतलब बेटा हिंदी में कहते हैं रेडियो धर्मिता। इसका मतलब बस ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाभिक यानी कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को विखंडित करते हैं, और जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा ये रेज निकलती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, और ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। डेट्स इट। अब सर 1 to 6 जो भी पूछना है एक बार प्लीज फटाफट से क्वेश्चन पुट अप करो। 1 to 6 का भी क्लियर नहीं हुआ है, बाकी सब लोगों का यहां तक क्लियर है, राइट? सो 1 to 6 फटाफट से बताओ क्या पूछना है। मैं एक दोबारा से रिपीट कर दूं सारे स्टेटमेंट को। तो 1 to 6 मैंने बस यहां पर ये बोला 1 to 6 के बाद प्लीज अपना नाम बताना, क्योंकि आपको ना 126 से मुझे बुलाना पड़ता है। सो मैंने ये बोला जैसे कि यूरेनियम है, राइट? तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ना वो स्टेबल नहीं हुआ है। अब स्टेबल नहीं है तो क्या करता है? ये अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या हुआ सर? ये अपने आप को नष्ट करेगा, और जब ये अपने आप को नष्ट करेगा 1 to 6 तो इसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं। अब इसमें क्या होता है? अल्फा रेज में क्या चेंज आएगा, बीटा में क्या चेंज आएगा, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा उन्मेष नाम है, ठीक है। सो उन्मेष बाबा अब बताओ, यहां तक तो क्लियर हुआ? अब देखिए, सो अब गाइस यहां तक तो हमारा मामला सेट हुआ है। अब इस वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये सर इसकी खोज करी किसने है। तो देखो यहां पर ये जो प्रेजेंट है, यहां पे हम लोग किसी भी एक एटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लो कि हमने यूरेनियम के एटम का इस्तेमाल कर लिया। तो यूरेनियम एक तत्व है। अब हम लोग जानते हैं सर, ये हम लोग केमिस्ट्री वाले पार्ट में डिटेल में और पढ़ेंगे सर। छोटा सा पार्ट जिसको हम लोग एटम के नाम से जानते हैं, परमाणु के नाम से जानते हैं, उसका एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सर देखिए, जैसे हम लोगों ने यूरेनियम का उदाहरण लिया था, तो यूरेनियम क्या होगा? एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। यानी कि यूरेनियम क्या है? एक सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। खैर अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मनीष, एएल, मुझे ये बताइए, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, बेटा इसकी किसी ने खोज की होगी कभी ना कभी। तो देखते हैं कौन बताएगा मुझे, बेटा इसकी डिस्कवरी किसने की है? यानी रेडियो धर्मिता की सर सबसे पहले खोज किसने की? क्या आपको नाम पता है गाइस? सो नसीम, बिट्टू, सृष्टि, उन्मेष, बेटा एनीवन? गाइस यहां पर देखो, उन्मेष का आंसर है सर रदरफोर्ड, और लक्ष्य कह रहे हैं सर मैरी क्यूरी, अनुज कह रहे हैं मैरी क्यूरी, किशोर को आइडिया नहीं है, नाज गुड आफ्टरनून बेटा, और धर्म कह रहे हैं सर हेनरी बैक्यूरल, ठीक है। नासिम नो आइडिया, शुभम नो आइडिया। इधर अनु बाबा इट्स नॉट रिकॉर्डेड क्लास बेटा, इट्स लाइव क्लास। मैराथन 3 घंटे का बेटा, 3 घंटे का रिकॉर्ड कैसे करके जाऊंगा मैं, खुद सोचो। सो गाइस फटाफट से आंसर दो, क्या होना चाहिए? अब देखो, तो यहां पर जो लोग क्यूरी आंसर दे रहे हैं बेटा, ये सबसे कॉमन आंसर है, और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। बेटा क्यूरी आंसर नहीं है, ये मैंने जानबूझ के प्रश्न पूछा है। मैं हमेशा सर क्वेश्चन वाले पूछता हूं आपसे जहां पे आप गलती कर सकते हैं। क्यूरी ने कभी भी यहां पर सर डिस्कवरी की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी नहीं की है, प्लीज गलती मत करना। अब आ जाओ आगे, एक बच्चे ने और आंसर दिया था सर रदरफोर्ड। तो यहां पर याद रखना बेटा, रदरफोर्ड भी इसका आंसर नहीं है। ये जानबूझ के मैं कट्टा इसलिए मार दे रहा हूं कि आप पेपर में गलती ना कर दें। अंकित बाबा, नसीम, एनके, प्लीज रिमेंबर, राइट। चलो अनु पूछ रही, अनु बता रही है सर। बेटा अनु कमेंट करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ना उसमें गलती नहीं करेंगे। अनु सुधर जा तो पिट्टू करेंगे, बता रहे हैं। चलो तो अब होगा क्या फिर? खोज किसने की है गाइस? तो यहां पर ये जो खोज की गई है, ये किसके द्वारा की गई है?
ये की गई है सर हेनरी बैक्यूरेल द्वारा। और ये सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और मैक्सिमम बच्चा क्यूरी देखते ही आंसर लगा देता है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने धीरज। ठीक है गाइस, तो जितने भी लोग यहां पर सर जा रहे हैं हेनरी बैक्यूरेल के साथ, केवल वही लोग सही हैं। अभी एक जगह और समस्या खड़ी करूंगा मैं। हाँ बिट्टू, आज 3 घंटे के लिए मैं लगा रखी है क्लास। चलो, तो यहां तक क्लियर रहेगा गाइस, प्लीज इसे भूलना मत। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, एक चीज और आ जाते हैं, क्योंकि अनुज बाबा का डाउट है, मुझे पता था डाउट आएगा कि सर ये बताओ फिर मैरी क्यूरी ने किस चीज की खोज की थी, यही क्वेश्चन आएगा ना। आइए सर इस पे आते हैं। तो गाइस अब यहां पर जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहीं पे इकाइयों की बात और कर लें। यूनिट, जो हिंदी वाले हैं गाइस इकाई, बताइए फिर इसकी यूनिट क्या होगी सर। अब देखो यहां पर गति, रेडियम, अंशिका, मनीष, एल बाबा, अनु, देखो आप लोग जो यहां पर आंसर दे रहे थे ना यूनिट्स में, तो डिस्कवरी का मतलब बेटा खोज करना होता है ना साहू, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। अब यहां पे जो इकाई है, इसमें इकाई की बात करेंगे तो बेटा क्यूरी भी आ जाएगा पहला, दूसरा रोएंटिजन भी आ जाएगा, ऐसे करके अलग अलग यूनिट्स होंगी। बट आप लोगों को यहां पर पता रहना चाहिए कि अगर सर यहां पर मैं पॉइंट रख रहा हूं क्या एसआई यूनिट, तो अब मुझे बताइएगा सर इसकी एसआई इकाई क्या होगी। क्या मुझे बता सकता है कि यहां पे सर एसआई इकाई क्या होने वाली है। रोएंटजन ने जो खोज की थी वो एक्सरे की थी। अब देखो यहां पे सर प्लीज याद रखिएगा, ये जो क्यूरी और रोएंटजन है ये तो यूनिट्स हैं, लेकिन एसआई मात्रक यानी एमकेएस यूनिट में अगर मैं जाऊं तो एसआई मात्रक इसका बैक्यूरेल ही होता है, राइट। तो एसआई यूनिट क्या है बेटा, इसकी एसआई यूनिट या तो बीक्यू लिख दूंगा या फिर बैक्यूरेल लिख दूंगा। ये पूरा पोस्टमार्टम करने से जरूरत है कि पेपर में यहाँ पे गलती हो जाती है। सो अनु, अच्छा, तो नमस्कार बेटा अनु। अनु ऐसा है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, हमारे पास आज पेड वाला बैच भी है साथ में, इसलिए चलो। सो गाइस इतनी चीज हो गई। शिवांगी आज का कोई टाइम फिक्स नहीं है बेटा, वैसे तो अपनी क्लास 1 घंटे की होती थी, आज मेरे पास ना 3 घंटे हैं। आज हम लोग 3 घंटे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, रेडियो एक्टिविटी में छोटी छोटी चीजें कवर अप करेंगे। और हमारे पास समय बचेगा तो हम लोग और भी अलग अलग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, खासकर बायो का एक एनिमेशन है मेरे पास, ब्लड वाला चैप्टर भी देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए मान के चलो 3 घंटे। सो अब आते हैं सर क्यूरी ने किस चीज की खोज की थी। तो ऐसा था कि यहाँ पे अभी अनु ने भी आंसर दिया था, पहले मैं यहाँ पर चलता हूं। तो देखिए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है सर, तो कुछ तत्व हैं जैसे कि यूरेनियम हो गए, रेडियम हो गए, तो ये सर क्या करते हैं, ये अपने आप को विखंडित करते रहते हैं, ये अपने आप को सर डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, जिसमें से सर रेडिएशंस निकलते हैं, राइट। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है, हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो गाइस अब इस वाले पार्ट पर अगर मैं जाऊं अनु बाबा, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप ही कार्य हो रहा है, इसलिए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। बट इस वाले पार्ट में एक चीज याद रखना, ये एलिमेंट्स वही होंगे जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा, यानी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा होता है। अब ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा जानते हो, ये लाइन मैंने इसलिए एडअप करी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई बार क्या करता है, 4 ऑप्शन देगा और रैंडमली पूछ लेगा कि सर इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है। और आपको केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, आपको टॉप 30 यानी शुरू के 30 परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं। आप लोगों ने 10वीं में ये भी याद रखे होंगे, 10th में भी याद रखे होंगे, लेकिन अब मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं 30 तक याद कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। जैसे एएलपी की बात कर लेता हूं, तो एएलपी में 2018 का पेपर था, सीधे पूछा था जिंक का परमाणु क्रमांक क्या है। तो अगर मुझे टॉप 30 पता है तो मुझे पता है सर जिंक का 30 होता है, तो सर टॉप 30 याद रखना जरूरी है। अब यहां पर बिल्कुल सही कहा आपने आके, तो अगर सर आपका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है तो वहां पर आप लोग कह सकते हैं कि यस वो वाले एटम, सॉरी वो वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो अपने आप को विखंडित करते हैं। लेकिन क्या सारे एलिमेंट्स वो होंगे जो 82 से ऊपर वाले होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है सर। वहां पे 2 अपवाद भी हैं सर, वहां पे 2 एक्सेप्शंस भी हैं सर। 2 ऐसे तत्व हैं जिनका एटॉमिक नंबर 80 से भी कम, 82 से भी कम है। कौन कौन से, जैसे टेक्टिनियम, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। टेक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 43, और प्रोमेथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 61 यानी 61। तो प्रोमेथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 61। तो 2 ऐसे आपके ये तत्व हो गए जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है, फिर भी आपके रेडियो एक्टिव है। तो एग्जाम में से पूछ लेता है कि ऐसे आप एटम और एलिमेंट्स बताइए, ऐसे तत्व के नाम बताइए जो सर रेडियो एक्टिव तो हैं लेकिन 82 से कम वाले हैं। तो आइए एक बार नजर मार लेते हैं वो कौन से थे। ये देखिए, तो यहाँ पे सर अभी मैंने बोला जैसे टेक्टिनियम आपका प्रेजेंट है, राइट। सो टेक्टिनियम वाला पार्ट हो गया। तो ये आपके वो एलिमेंट्स हो गए जो 82 से
कम पर रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं। बाकी सब देखो देखो 83 से स्टार्ट हो रहे हैं, 83, 84, 85, 86, तो बाकी सारे के सारे 82 के बाद वाले हैं। तो इससे आपको ये दो नाम याद रखने हैं, राइट। अदर शिवांगी को याद भी है। तो गाइस यहां तक आपको याद है। अब सर वापस आते हैं। तो गुरुदेव यहां तक तो हमको समझ में आया, लेकिन अभी भी एक चीज और। तो सर ऐसे हम लोग कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं? तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे 29 तत्वों के बारे में जानकारी रखते हैं। यानी ऐसे हमको 29 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में प्रेजेंट टाइम में पता है। कितने? 29। ठीक है। अब 29 है तो इसमें से सर ज्यादा जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और अगर मैं बोलूं तो सर मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपके ट्रांजिशन मेटल्स और रेयर अर्थ मेटल्स ही हैं। तो अभी तक हमको केवल रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट समझ में आया है। लेकिन अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अनु, एनके, मानसी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सर कि रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? अब देखता हूं कितने लोगों ने उस आंसर को याद कर लिया है, बताओ फटाफट। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है सर? अच्छा साहू, बढ़िया। फिर तो साहू की हम लोग हेल्प ले सकते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि साहू हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स हैं। बढ़िया, सो वेलकम हियर। तो सर व्हाट इज द एसआई यूनिट? बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे कोई क्यूरी नहीं कहेगा। एसआई यूनिट होती है बेटा बैक्यूरल। परफेक्ट। लेकिन अगर मैं अदर यूनिट्स की बात करूं, सलोनी, मानसी, एनके, अनूप, मनीष, अनूप, सभी लोग याद रखना कि अगर हम लोग सर बात करते हैं अदर यूनिट्स की, तो बाकी सारी की सारी आपकी अदर यूनिट्स में भी आ जाएंगी। क्या है? अदर यूनिट्स। अब आप कहेंगे सर एक सेकंड ये बताओ, हमको ये पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा ही यूनिट ठीक है, आपने सर पहले चैप्टर में पढ़ाया था, फिर अदर यूनिट्स का क्या चक्कर है? तो ये मैं भी आपको समझाऊंगा, उससे पहले बस याद रखना क्यूरी। आप लोग कह रहे थे क्यूरी ने किस चीज की खोज की थी? तो बेटा जो क्यूरी है ये एक्चुअली सरनेम है। सर हस्बैंड एंड वाइफ थे, एक थी मैरी क्यूरी, दूसरे थे पियरे क्यूरी। कौन? एक थी मैरी क्यूरी हिमांशु, दूसरे थे पियरे क्यूरी। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। दैट वाज नॉट रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रेडियम वाले पार्ट से लिंक करके पहले ऑप्शन क्यूरी देखा और टिक कर दिया। तो गाइस अब तो आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन बता दूं उनका नाम था पियरे क्यूरी, और मैडम वो थी, मैडम जो थी उनका नाम था मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर क्या कहते हैं, रेडियम की डिस्कवरी की थी, राइट। सो बेसिकली ये हमको पता रहना चाहिए। खैर, तो एक तो आपकी जो ट्रेडिशनल यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की वो क्यूरी है। फिर आपकी इवन रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड भी सर यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। लेकिन जो ऐसा यूनिट है सर वो क्या है? वो है बैक्यूरल, राइट। बैक्यूरल जो है ये आपकी ऐसा यूनिट होती है। पूरा नाम था इनका हेनरी बैक्यूरल। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हुआ। हाँ 1897। अरे वाह, एन के बाबा हमारे टैलेंटेड है, बिल्कुल सही। सो यहां तक तो सर हमको पल्ले पड़ा। लेकिन सर क्या रोइंटजन भी होती है? जी हाँ, रोइंटजन भी आपकी एक और इकाई है। तो सर ये बताओ, उन्मेष, राज, रोहित, एनके, मनीष, सर यहां पर ये अदर यूनिट्स वाला लॉजिक और समझा दो तो हमारी टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाए। तो हाँ एक चीज और बहुत बड़ी, आकिफ ने पॉइंट रखा है, सब लोगों को पता होना चाहिए। सर आपसे पूछ भी लेता है ऐसे कौन है जिन्होंने सर एक से ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन देगा। तो मैरी क्यूरी को सर एक से ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। या आप लोगों को अगर नहीं पता है तो प्लीज इसे कहीं नोट कर लेना, इट इज इंपॉर्टेंट वन, कि मैरी क्यूरी को एक से ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1903 एंड 1911। परफेक्ट, बिल्कुल सही आकिफ। आकिफ बाबा हमारा टैलेंटेड लड़का है। चलो, सो अच्छा पता था सब लोगों को, बढ़िया। और रेड क्रॉस को भी, यस बिल्कुल सही। सो रेड क्रॉस वाले पार्ट के बाद आते हैं यहाँ पे। अब सर मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप कहेंगे सर पानी की बोतल आपकी रोज आ जाती है एग्जांपल में। तो गाइस ये मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, पर आज यूट्यूब वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। बताओ ये वाली जो बॉटल है इसकी लंबाई कितनी होगी? एक रफ एस्टिमेट देना है, तुक्का मार सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बताना है। सो वो बेटा अनु बिल्यू नहीं है, वो एक्चुअली क्यों कर रखा था कि वहां पर जो टेक्टिनियम है वो आपका रेडियो एक्टिव है, बस वो ना अलग से कलर इसलिए दिखा दें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाला पार्ट था। सो बेटा क्वेश्चंस अनूप हमारे मंडे टू फ्राइडे होंगे बेटा, आज हमारा थ्योरी वाला सेशन ही है, ठीक है बेटा। चलो, तो देखो कुछ बच्चे ने बोला सर 1 फीट की होगी, किसी ने बोला सर 2 सेंटीमीटर होगी, किसी ने बोला 34 सेंटीमीटर होगी, किसी ने बोला किलोमीटर होगी। दैट मीन्स हाँ शो आज बॉटल चेंज है। तो अगर मैं बोतल की लंबाई की बात करूं तो सर कुछ सेंटीमीटर भी आंसर दे सकते हो, सर इंच में भी आंसर दे सकते हो, और किलोमीटर में भी आंसर दे सकते हो। यानी कि जब हम लोग सर लंबाई या दूरी की बात करते हैं तो हम लोग सर कोई सी भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लो, चाहे इंच इस्तेमाल कर दो, चाहे किलोमीटर कर लो, जो आप लोग आंसर दे रहे हो। या फिर मैं सर यहाँ पे मिलीमीटर में भी आंसर दे सकता हूँ, माइक्रोमीटर में भी आंसर दे सकता हूँ। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं लेंथ की, राइट। इसी प्रकार से रेडियो एक्टिविटी की भी सर क्यूरी, रदरफोर्ड, बैक्यूरेल, रॉयंटजन, ये सारी की सारी यूनिट्स हैं। बट ऐसा यूनिट क्या होगी? तो ऐसा यूनिट जो रेडियो एक्टिविटी की थी वो थी बैक्यूरेल। बस ये मैंने आपको समझाया, राइट। बेटा रदरफोर्ड यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला ना धीरज कि यहाँ पे जो रदरफोर्ड है इट इज ओनली एंड ओनली द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इट्स नॉट द ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट आपकी बैक्यूरेल है। चलो सर इतनी वाले पार्ट पर है।
अब इसके वाले पार्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो 1898 में डिस्कवरी हुई थी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो गाइस अभी आप रेडिएशंस का नाम ले रहे थे, क्या सर? मान लो ये यूरेनियम है, इसका नाभिक सर अस्थिर है, अनस्टेबल है। अब ये जो अनस्टेबल है अंकित बाबा, ये क्या करेगा? ये अपने अंदर से सर जब रेडिएशन हो रहा होगा तो इसमें से अल्फा बीटा गामा रेस का उत्सर्जन होगा, राइट? यहां पे क्या होगा? अल्फा बीटा गामा रेस का उत्सर्जन होगा। अब यहां देखिए अल्फा बीटा गामा, मैंने कुछ ये इमेज लगा रखी है, जानते हो क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहां से पूछा जाता है बेटा रॉन्टजन सर का क्या है? बेटा रॉन्टजन सर का कुछ नहीं है, यहाँ पर ना ये एक्चुअली आपकी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है, डेट्स इट। अब सर यहाँ पर आ जाओ बेटा, चाहे नैनोमीटर हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, माइक्रोमीटर, इन सबसे लंबाई मापी जाती है बेटा अनुज, ठीक है? जो ज्यादा छोटी लेंथ होगी वो नैनोमीटर से माप लेंगे, डेट्स इट। अब सर अल्फा बीटा और गामा रेस, यहाँ पे ये क्या दिखाना चाहते हैं? पहले कुछ हाथ लगा दिया है, फिर एल्यूमिनियम लगी है, फिर लेड लगी है। तो अब इस वाले पार्ट पर जरा ध्यान से सुनना, अल्फा बीटा और गामा रेस, इनकी सर कुछ भेदन क्षमता होती है, इंग्लिश में बोलूंगा पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है? सो अनूप, नरेश, व्हाट इज इट? पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है बेटा? ये भेदन क्षमता है, यानी कि मान लीजिए मैंने एक पेपर रखा है, अब इस पेपर को जब मैंने रखा तो सामने से क्या हुआ? अल्फा बीटा गामा रेस ये सब आई। अब होगा क्या? जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा दूर तक जाएगा, राइट? ऐसा ही है। तो जब भी सर पेनिट्रेटिंग पावर की बात होती है तो यहां पे लिख देता हूं मैं एक बार कंपैरिजन अल्फा बीटा और गामा का। तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है सर, यानी सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, वो होती है गामा की, उससे कम होती है अल्फा की। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए पेपर है, ठीक है, आपके सामने पेपर रखा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, ये पेपर आपके सामने है, सबसे पहले आया अल्फा, अल्फा आया, यहाँ पे टकराने के बाद रुक गया, पार नहीं हुआ, रुक गया, ठीक है? अब इसके बाद आता बीटा, बीटा ने क्या किया? बीटा आया और यहाँ पे सर थोड़ा सा इसने यहाँ पे मान लीजिए इस पेपर को यहाँ से फाड़ दिया, फाड़ देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर सर क्या हुआ? बीटा आया और बीटा ने यहाँ पर क्या किया? हल्का सा इसे होल कर दिया, ठीक है? लेकिन इसके बाद जैसे गामा आएगा तो गामा का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा रहता है और ये क्या करेगा? इसको फाड़ते हुए आगे की तरफ भाग गया। कुल मिला के यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी जा रही है, व्हाट इज इट? कि अल्फा रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है बहुत कम है, यानी कि केवल वो यहाँ तक ही रीच कर पाई। बीटा रे की ज्यादा थी, यानी कि सर वो अपने हेड वाले पार्ट को भी क्रॉस कर गई। और गामा रे की बात करूं तो वो इवन एल्यूमिनियम फॉइल को भी पार करते हुए निकल गई। दैट मीन्स कि जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है सर वो किसकी होती है? गामा की होती है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, तो जहां जहां हो सकता है मैं आप लोगों को कंफ्यूज करके आंसर ले लूंगा, लेकिन प्लीज याद रखिएगा। मनीष बाबा 49 बार, अनूप यस। सो आई गेस यहां तक सब लोगों ने लिंक किया। अब यहाँ पे ये बेटा यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट्स है ना, वहां पे फिर यहाँ पे ना आपके जो नाम आएंगे, किसका पॉइंट है? अनुज बाबा। तो अनुज बाबा इस वाले पॉइंट पे हम लोग रदरफोर्ड का भी नाम लेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड का ना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आ जाएगा इस लोकेशन पे, राइट? राधे पूछे सर कौन सा पेपर? भाई नॉर्मली जो पेपर मिल जाएगा उसके लिए, चलो। सो इतना हो गया। अब बेटा रदरफोर्ड वाला पार्ट है सिंगर वहां पे, ठीक है? तो यहां तक जो मैंने डिस्कस किया, एक बार इन सभी चीजों पे मैं वापस से डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो एक बार उसका रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा वो था सर सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है सर? रेडियो एक्टिविटी ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी एलिमेंट न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने पर अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है, जैसे रेडिएशंस निकलते हैं, जिसमें हम लोग अल्फा बीटा और गामा की बात करते हैं। हिंदी वाले सर रेडियो धर्मिता ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी तत्व अपने आप को विखंडित करता है और अपने आप को विखंडित करते समय वो अपने आप में से क्या करेगा? अल्फा बीटा गामा रेस का उत्सर्जन करता है। यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा रेस की हम बात करें, इसमें अगर भेदन क्षमता की बात करें यानी पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, तो सबसे कम होती है अल्फा की, उससे ज्यादा होती है बीटा की और सबसे ज्यादा होती है गामा की। अब सर इसमें अगर रेडियो एक्टिविटी की हम लोग यूनिट्स की बात करें तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे कि क्यूरी हो गया, रॉन्टजन हो गया, रदरफोर्ड हो गया और बेक्यूरेल हो गया। लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो सर बेक्यूरेल है, और बेक्यूरेल नाम कहां से आया है? वो हेनरी बेक्यूरेल से आया है। तो श्रेया ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। अब क्रेजी फिल्म नरेश आगे बढ़ा जाए। सो यहां पर यस, रेडियो एक्टिविटी आउट ऑफ अल्फा बीटा गामा, ट्रू। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस अल्फा बीटा एंड गामा रेस। अब हम लोग यहां पर अल्फा बीटा और गामा रेस का डिस्कशन करने वाले हैं। इनमें सर क्या खास है, तो ये ध्यान सुनना। कृष्णिया पूछ रही है, हाँ बेटा यस इट्स फॉर यू। सो अब सर यहां पर जरा डिस्कशन करते हैं।
तो ये जो अल्फा रे होती है ये क्या होता है बेटा, याद रखना ये हीलियम न्यूक्लियस वाला पार्ट है। किसका? हीलियम न्यूक्लियस। ये एक्चुअली आपका एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सब लोगों को ध्यान सुनना है ये वाला पार्ट। अल्फा रेज जो है सर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये आपका हीलियम न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है सर, आपके यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अब मुझे केमिस्ट्री फिर से पढ़ानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सर जब तक मैं केमिस्ट्री वाला पार्ट ना बताऊं तो इसमें काम नहीं चल पाएगा। एक प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो कैसे समझेंगे पहले ध्यान सुनना। सर कोई भी तत्व हो, जो इंग्लिश वाले गाइस, कोई भी एलिमेंट हो, इसमें हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि जो ऊपर लिखा हुआ है ये नंबर कौन सा है, और जो नीचे लिखा हुआ है गाइस ये नंबर कौन सा है। इसको याद कैसे रखें? तो आकिफ ने वैसे बिल्कुल सही कहा है। तो मैं एक नंबर x मान ले, एक कोई एलिमेंट x मान लेता हूं, कोई एक तत्व है x, ठीक है, किसी का उदाहरण नहीं ले रहा हूं, एग्जांपल बस ऐसे समझ लो। इसके ऊपर सर ऊपर लिखा है a, नीचे लिखा है b, फॉर एग्जांपल। तो गाइस आपको सबसे बड़ी तरीका बता रहा हूं, ऊपर जो नंबर लिखा रहता है इसको बोलते हैं बेटा मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या। याद करने का तरीका देखना गाइस। एनके, अनूप, क्रेजी फिल्म, नरेश, तो मेरा तरीका ये है सर, हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, श्रेय, आकिफ, शुभम, सलोनी, अनुज, किशोर, कृष्णिया, हम कितने ही बड़े हो जाएं, अपनी मम्मी से बड़े नहीं हो सकते, अपनी माँ से बड़े नहीं हो सकते। माँ हमेशा टॉप पर ही रहती है, राइट? तो ये मेरा तरीका था जो मैंने अपना 9th क्लास में कभी लगाया था, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आपको कहीं और गूगल बाबा पे नहीं मिलेगा, ये मेरा तरीका था, 9th में अपने लिए बनाया था। तो ये जो लॉजिक बता रहा हूँ प्लीज ध्यान सुनना, ठीक है, भूलना मत। सर माँ हमेशा टॉप पर रहेंगे, हम कितने बढ़ जाए माँ से बढ़ के तो नहीं हो सकते। तो माँ हमेशा टॉप पे रहती है, यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है वो माँ वाला नंबर है। माँ से बोलो मास नंबर। हिंदी वाले बेटा मास नंबर का मतलब मैं बोल रहा हूं द्रव्यमान संख्या। आकिफ आप सही कह रहे हैं, एक बार बच्चों को बता दूं मैं, मास नंबर टॉप वाला होता है, और जो नीचे नंबर लिखा रहता है बेटा ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। अब हिंदी वालों के लिए इससे समस्या होगी, तो हिंदी वालों को लिखना जरूरी है। सो यहां पर देखिए मास नंबर का मतलब क्या है गाइस, मास नंबर का मतलब है गाइस द्रव्यमान संख्या। क्या है गुरुजी? मास नंबर का मतलब द्रव्यमान संख्या होती है, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बेटू परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। अब यहीं पर अच्छा क्रोम बाबा है धीरज, देखिए अब यहां पर अगर मैं मास नंबर की बात हूं तो मास नंबर कैसे निकालते हैं, ये द्रव्यमान संख्या कैसे निकलती है? सो रवि वो ना ऑलरेडी मैक्सिमम पर है बेटा। अब ये जो मास नंबर है इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं गाइस, और प्रोटॉन के अलावा सर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच टेल्स अस कि द्रव्यमान संख्या जब भी निकालनी हो तो आप बस क्या करिए, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को बस जोड़ दीजिए, दैट्स इट, आपका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। सिमिलरली यहां तक पहले हनी एक एक करके पूछता हूं, सर यहां पे कोई समस्या हुई, प्लीज समस्या तो यहीं की टोक देना। बेटा द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, क्या कोई समस्या है? मैंने बस इतना बोला प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ दो। तो यूनिक वॉरियर, रवि, एनके, अनु बस इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, हो जाएगा। रवि एक बार वॉल्यूम इंक्रीज करना बेटा, क्योंकि ना मेरे एंड से बेटा मैक्सिमम है, बाकी लोगों को शायद सही आ रही है आवाज। अनूप अभिषेक एक बार कंफर्म करना आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? तो यहां तक तो क्लियर है। अब सर यहां पर अब आते हैं ये एटॉमिक नंबर कैसे निकालूंगा सर, फिर परमाणु क्रमांक कैसे निकलेगा? तो बेटा अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखो आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है षष्ठी, नाज, नरेश, ओके ठीक है अनु। अब गाइस यहां पर देखिए इस वाले पार्ट पर आते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में समझा रहा था, तो यहां पर सबसे पहले था हाइड्रोजन, उसके बाद था हीलियम, उसके बाद था लिथियम, बेरिलियम, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और इस तरीके से ऐसे करके मैंने बोला था 30 नंबर तक याद रखना। तो यहां पर गुरुजी हम लोग जब एक सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहे हैं, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन आया, परमाणु क्रमांक 1, हीलियम आया, परमाणु क्रमांक 2, लिथियम आया, परमाणु क्रमांक 3, सर लिथियम के बाद बेरिलियम आया, सर एटॉमिक नंबर 4, बोरोन आया एटॉमिक नंबर 5, कार्बन आया एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन आया एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन आया एटॉमिक नंबर 8, राइट? सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सीक्वेंस ऑर्डर 30 तक याद रखेंगे। अब याद रखना, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है गाइस, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई थी हेनरी मोजले ने, वो इसी आधार पे बनाई थी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से सीक्वेंस ऑर्डर में लगाएंगे। पहले नंबर पे जो आ रहा है पहले नंबर पे लगा दिया, दूसरे पे आ रहा है उसे दूसरे नंबर पे लगा दिया, यानी कि जो आप लोगों को 30 तक याद है गाइस, ये 30 तक आपके एटॉमिक नंबर्स ही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है,
है ना, यही समझाया था मैंने। देखो कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यानी कि 11 सोडियम का, 12 मैग्नीशियम का होगा। तो सोडियम का इसका मतलब परमाणु क्रमांक 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही बेटा आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे उन्मेष बाबा का एक डाउट आया है, सब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी। बेटा हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो पीरियोडिक टेबल थी, जो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, वो बेटा मेंडलीव द्वारा डिस्कवर की गई थी। यानी हेनरी मोजले आपके रियल डिस्कवरर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा उन्मेष, लेकिन आपने जो आंसर दिया ना वो थोड़ा सा गलत हो गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दी गई है वो हेनरी मोजले द्वारा दी गई थी। ठीक है बेटू, बाकी हम लोग केमिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे, अभी हम नहीं तो केमिस्ट्री में लेक्चर चला जाएगा। ये अभी जो जो जरूरी है ना केवल उतना समझा रहा हूँ। तो एटॉमिक नंबर तक मेरे ख्याल से मनीष, अभिषेक, अनूप सबको क्लियर हो गया है। अब देखिए, सो गाइस यहां पर मैं आपको कुछ समझा रहा था, वापस आता हूं। ये तो यहां पे सर जो नीचे नंबर लिखा है ये एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब सर ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर और प्रोटॉनों की संख्या, या मैं कह दूंगा सर ये इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। यानी कि जो नीचे नंबर लिखा होता है इसमें सर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर्स होते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक अब कोई डाउट नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऊपर वाला मास नंबर होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है जो सर हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल भाषा में यहां तक मामला सॉर्टेड है। ठीक है गाइस, अगर ये मामला सॉर्टेड है तो एक कदम और आगे चल लिया जाए। अब सर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं खुद कुछ नहीं बताऊंगा। सर एक कुछ लिखा हुआ है 4He4, खाली पेज पे आ जाते हैं। धीरज बाबा कह रहे हैं सर डॉबर्नियर ने भी कुछ डिस्कस किया था। तो धीरज आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे, आप बस एक दिन और रुक जाओ। मंडे को मॉडर्न पीरियड टेबल आपको समझाऊंगा ना, उससे पहले यही समझाना है। तो सबसे पहले डॉबर्नियर साहब ही आएंगे, इन्होंने भी पीरियड टेबल के बारे में बताया था, लेकिन ये फेल कर गए थे। ये ऐसे केवल 3 ग्रुप्स बना पाए थे जहां से वो पीरियड टेबल का अरेंजमेंट कर पाते, वो फेल कर गए थे। फिर तो इन्होंने क्या किया था, पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था उनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर, तो बीच वाले एलिमेंट का मास निकल आता था। बट अभी मैं बताऊंगा ना तो बच्चों के दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। मंडे का इंतजार करते हैं, मंडे को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। सो मैं यहाँ पर सर इसकी बात कर रहा था, तो जरा आप लोगों का यहाँ पर डाउट खत्म करूं पहले। खुल जा सिम, खुल जा खुल जा खुल जा, कहाँ ये रहा। चलो सो गाइज आप लोगों के लिए कुछ लिखना है मुझे तो तुमसे है कुछ कहना, कह दो ना। चलो तो आप लोग, सर आपके सामने कुछ लिखा है, मुझे नहीं पता क्या है। आप बस ये बताइए सर इस हीलियम में व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एक बार जल्दी से आंसर दीजिए। अनुज, कृष्णिया, मनीष बाबा। सो अच्छा अनुप, थैंक यू बेटू। अनु, थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। सो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? जहां पर ना तो सबके सब ग्रेट हो यार, मतलब ऐसे करके सल्यूट, बिल्कुल सही, सबके सब बिल्कुल सही आ रहे हो। उन्मेष, दीपिका, विनीता, लव कुश, निशु, मनीष बेटा आपका आंसर पेंडिंग है। तो प्रोटॉनों की संख्या जो है सर वो होगी 2। परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। तो इलेक्ट्रॉनों की पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर वो भी 2 ही होगी। अब सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों 2 हैं, तो एक एक बच्चा बिल्कुल सही है, विलास, धीरज, सब लोग। अब यहाँ पे सर मेरा एक क्वेश्चन और है, सर ये बताइएगा कि यहाँ पे सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? चलो छोड़ो, न्यूट्रॉन थोड़ी देर बाद पूछूंगा, हो सकता है एक आध बच्चे के दिमाग में डाउट रह जाए, मैं बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं। सर यहाँ पे बस ये बता दो मास नंबर कितना है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। बेटा यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो नरेश, यूनिक वंडर, मनीष, अभिषेक, एक एक बच्चा सही है। सो व्हाट इज द मास नंबर? तो एक एक बच्चा सही है। सर यहाँ पे मैंने बोला था ऊपर वाला क्या होता है, माँ। माँ हमेशा टॉप पर रहती है, यानी सर ये मास नंबर। तो मास नंबर है बेटा 4, राइट। अब गाइस मुझे बस इतना बताना कि सर यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? अब सर जो लोग यहाँ पर आंसर नहीं दे पाएंगे उनके लिए मैं बता दूं, सर अभी हमने समझा था मास नंबर कैसे निकालते हैं। मास नंबर निकालते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के। अब मुझे न्यूट्रॉन तो नहीं पता है पर मास नंबर तो पता है। मास नंबर है बेटा मेरा 4, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता पर प्रोटॉन तो पता है 2 है। तो 4 बराबर n+2, तो n की वैल्यू कितनी निकल आई? n की वैल्यू बेटा निकल आई मेरी 2। यानी कि यहाँ पे सर 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या गाइज यहाँ पे एक एक बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो मेरी टेंशन खत्म है फिर गाइज। सो एक बार मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। सो यहाँ तक सबका सॉर्टेड है मामला, ठीक है। तो डेट मीन्स कि अब हमें यहाँ पर से समझ में आ गया
कि ये जो नंबर लिखा हुआ था, क्यों यहाँ पे से कह रहा था कि हीलियम न्यूक्लियस जो कि सर 4He2 है, इसमें आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब हमको समझ में आ गया 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन क्यों है। वो सर इसलिए क्योंकि मास नंबर में आप क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। प्रोटॉनों की संख्या ये रही, मास नंबर ये रहा, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 ही है। सर यहां तक सॉर्टेड है। तो मनीष, अनु, अभिषेक, रोहित, एनके, मानसी, शुभम, शिवांगी, राहुल, विनीता, ऑल सेट, कूल। तो सर ये बात हुई हमारी अल्फा की। अब बीटा रे पे आ जाओ गाइस। अब बीटा रे पे आते हैं। तो बीटा रे बेसिकली क्या होते हैं सर, बीटा रे हैं जो ये सर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ लिखा हुआ है E0-1। अब सर ये जो 0-1 लिखा है, तो अब हम लोगों को यहां पर अच्छा नहीं दौड़ गई ठीक है। सो गाइस अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं, तो यहां पर एक चीज पता रहनी चाहिए सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट की बात हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे सर यहां पे हम लोग नेगेटिव पार्ट से लिंक कर सकते हैं। जो गामा रेज होती हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसमें सर आपके फोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब सर जैसे मैंने स्पीड की बात की थी, तो सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता थी, यानी जो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, वो किसकी थी, गामा की। ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना गाइस। यहां पर ये जो बीटा रेस था, ये सर थोड़ा सा कम था, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम होता है। कितना, स्पीड ऑफ लाइट का ये 9/10 होता है। कितना, स्पीड ऑफ लाइट का 9/10। तो ऐसे मान लो ये इसकी वैल्यू हो गई, कितना होता है 9/10 स्पीड ऑफ लाइट के। और यहीं पे अगर मैं यहां पर आ जाऊं अल्फा, ये सब वही आपको एग्जांपल दिया था मैंने, पेपर को अभी मैं फाड़ के दिखाया था। तो सबसे स्लो होता है सर वो ये है अल्फा, और इसकी स्पीड होती है सर 1/10 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसकी स्पीड होती है ये। तो अब सर यहां पर एक प्रश्न है जो एग्जाम के लिए अब आपके लिए तैयार हो चुका है। प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं। सो गाइस ऐसा है, जैसे हमारे पास कोई तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, मैं फास्फोरस का एग्जांपल लेता हूं। फास्फोरस आपके सामने है, फास्फोरस है, इसका सर क्या हुआ, इसका बीटा डिके हुआ, बीटा। गाइस थोड़ी देर के लिए भूल जाना, मैंने यहाँ पे कुछ मेरे बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ छुपा भी रखा, मेरे दिख नहीं रहा है ना आप लोगों को। सब बीटा डिके की जब बात हो रही है, तो मुझे बताओ सब बीटा की जब हम बात करते थे, तो यहाँ पे क्या आता था, हीलियम आता था या इलेक्ट्रॉन आता था। थोड़ी देर के लिए, अभी बता रहा हूँ। गामा में नहीं, गामा में ना कोई चेंज ही नहीं होता बेटा किशोर। सो गाइस बीटा में क्या था, हीलियम था या फिर इलेक्ट्रॉन था, जल्दी मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन था, बहुत बढ़िया। यानी जब भी हम बीटा की बात करते थे, यहां पे सर इलेक्ट्रॉन की बात होगी, जहां पे ऊपर है 0, नीचे है -1। गाइस ठीक है बेटा। बीटा डिके, डिके का मतलब क्या हो रहा है सर, यहाँ पे बीटा क्षय हो रहा है, यानी सर कुछ तो घाटा होने वाला है, कुछ तो चीजें खत्म होंगी, डिसइंटीग्रेट होगा इंग्लिश में, यानी टूटेगा, राइट। अब आइए सर, फास्फोरस में जरा मैं आपके लिए नंबर लिख दूं, ऊपर है 32, नीचे है 15। मैं छुपा रखा है, पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। बेटा 32 का मतलब क्या है गाइस, मनीष, अभिषेक, सिंगर, व्हाट डज दिस 32 रिप्रेजेंट, ये 32 नंबर क्या बताना चाह रहा है, मास। बहुत बढ़िया, यानी जो 32 है सर, ये द्रव्यमान संख्या है। जो हिंदी वाले हैं सर, ये आपकी द्रव्यमान संख्या हुई, यानी कि जो इंग्लिश वाले हैं सर, ये गाइस क्या है, ये गुरुजी हमारा मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, हम सबको अच्छे से पता है, राइट। अब सर ये सर जो नीचे 15 दे रखा है, बताइए सर ये क्या है फिर, फटाफट से बताओ। हाँ वो क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। विलास बिल्कुल सही कहा। तो अंकिता, रवीना, खुशबू, नरेश, यूनिक, एल बाबा, सबके सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां पे सर अगर मैं 15 की बात करूं, तो 15 क्या है सर, 15 आपका जो है ये परमाणु क्रमांक है, यानी ये आपका एटॉमिक नंबर है। अब देखो यहां तक सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब एक एक करके आप ही से आंसर निकलवाऊंगा मैं। अगर बीटा डिके होता है, यानी बीटा क्षय हो रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां पे सर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। हर्ष बाबा, इलेक्ट्रॉन में सर ऊपर है 0, नीचे है -1, यानी यहां से सर इसका क्षय होगा। तो इसका क्षय होगा, तो आइए देखते हैं। यानी कि यहां से सर आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 0 और -1 निकलेगा। तो यहां पे पूछना चाहता हूं सर, जब भी हम लोग इसके क्षय की बात करेंगे, तो फास्फोरस से किस में बदलेगा ये, आइए देखते हैं। सर मास नंबर में अगर 0 को जोड़ दो, यानी 32 में 0 को जोड़ो, तो क्या बनता है, एक बार मुझे बताओ सभी लोग। 32 में अगर मैं 0 को जोड़ दूं, तो क्या बनना चाहिए, 15 का नहीं आया बेटा,
सिंगर जो नीचे लिखा रहता है इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो नीचे नंबर लिखा होता है परमाणु क्रमांक है। तो 10th क्लास में थोड़ी सी अगर मस्ती करिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार सिंगर का डाउट है तो जरा क्लियर कर दो बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, इसमें परमाणु क्रमांक में अभी मैंने आपको समझाया एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 नंबर पे क्या आ रहा है, फॉस्फोरस। तो 15 नंबर ये बता रहा है बेटा कि फॉस्फोरस के जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, यानी ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो फॉस्फोरस का सर 15 नंबर ये दिखाता है, इसमें सर प्रोटॉन की संख्या भी 15 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 15 है। मैंने बस इतना बोला, यानी कि जो नीचे नंबर लिखा था वो एटॉमिक नंबर था, बस इतनी सी बात थी जिसमें अपना सिंगर ने बोला। संदीप बेटा बीच में तो नहीं आएगा बेटा, इस बार की गारंटी बीच में तो नहीं आएगा, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूँ, जहां पर भी डाउट हो पूछ लेना। तो मेरे ख्याल से सिंगर आपका डाउट क्लियर हो गया था। अब मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पर, और सभी लोग ना रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास में आओ प्लीज हो सके तो स्टार्टिंग से आना, ठीक है। तो इतने वाले पार्ट पे जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए थे, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर था, तो मैं वापस अपने पॉइंट पर आता हूं। यस, तो सर 32 और 15 का आप ही लोगों ने आंसर दिया था, यहां तक तो क्लियर था। अब देखो सर यहाँ पे बीटा 6 की अब हम बात करेंगे, बीटा 6 में क्या होगा, बीटा डिके में क्या होगा। तो सर मैं यहाँ पर 32 सॉरी 0 के साथ क्या जोड़ दूं जिससे मेरा 32 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 0 के साथ क्या जोड़ो, 0 के साथ कोई वैल्यू ही नहीं होता, यानी कि सर 0 के साथ मैं यहाँ पर 32 को ही जोड़ूंगा, तब जाके मेरा 32 निकलेगा। तो अभी मुझे यहाँ पर ये नहीं पता तत्व कौन सा आएगा, एलिमेंट में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब गाइस नेहा, खुशबू, सलोनी, नरेश सबके सब सही जा रहे थे। मुझे अब ये बताओ -1 में क्या जोड़ दूं जिससे मेरा 15 आ जाए। तो जल्दी प्लीज बेटा, -1 में ऐसा मैं क्या जोड़ दूं जिससे मेरा 15 आ जाए। व्हाट शुड आई ऐड इन -1 इन ऑर्डर टू गेट 15। बहुत बढ़िया। ना ना उनमेश बेटा गलती कर रहे हो, उनमेश बेटा 17 नहीं होगा, वहां पे होगा 16, क्योंकि अगर आप 16 को जोड़ दोगे -1 में तो 16 प्लस -1, ये बच्चों वाला सवाल है सर, वो बचपन में एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो 16 प्लस ऑफ -1 क्या होता था गुरुजी, 16 प्लस ऑफ -1 ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो 1, ये हो गया आपका 15, याद है। तो यहां पे सर ये क्या बनेगा 16। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, आप ही बताएंगे सर एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, आंसर दो। सो एनके, अनु बाबा, सो यस बिल्कुल सही कहा आपने। सो बेटा 16 एटॉमिक नंबर किसका है, सल्फर। उन्मेश एब्सोल्युटली करेक्ट। और सिंगर बाबा आपका जो डाउट था वापस आते हैं, ये देखिए यहां पे देखो गुरुजी, यहां पर जरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा 16 किसका होता है, सल्फर का। दैट मीन्स कि सर यहां पर जब भी फॉस्फोरस का बीटा 6 होगा, यानी फॉस्फोरस में अगर बीटा डिके होता है तो गुरुदेव हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहां पर मिलेगा सल्फर, राइट। सो यहां पर सर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आना, मैंने जानबूझ इसलिए समझाया कि पेपर में अगर आ गया ऐसा सवाल तो आप गलती नहीं करेंगे, हो सकता है वहां रिएक्शन दे दे। तो आपको बस इस पूरी रिएक्शन में इतना समझना था कि हमारा जो मास नंबर है बीटा डिके में क्या होने वाला है, जब भी बीटा डिके होता है तो जो मास नंबर है ये सर एज इट इज सेम रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बीटा डिके में। जबकि आपका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर में आपका 1 जुड़ जाता है, मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाएगा बस। तो अब सर कैसे हो सकता है, मैं रिएक्शन बता देता हूं आपको। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया है मैंने, मान लो ऐसे रैंडमली x है, ऊपर लिखा है a और b, बेटा इसमें बीटा डिके हो गया मान लो। तो जब बीटा 6 होगा गाइस, तो बीटा डिके होने पर यहां पे कोई एलिमेंट नया बनेगा y। तो मैं पूछता हूं सर एटॉमिक नंबर पे क्या, मास नंबर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मास नंबर में अगर मैं बोलूं तो जो a है इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सर 0 और -1। तो जो मास नंबर है सर वो आपका a का a ही रहेगा, लेकिन जो नीचे सर एटॉमिक नंबर था ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका b+1 हो जाएगा। डेट्स इट, बस ये मुझे आपको समझाना था। हाँ संदीप बेटा, यस 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 आपके लिए क्लास है। सो गाइस ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो आपसे रिएक्शन में कभी पूछ रहे तो ये कहानी मैंने बस इसलिए समझाई जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था बीटा डिके फॉस्फोरस का। अभी किसी का भी बीटा डिके हो रहा हो, बीटा डिके किसी का भी हो, बीटा 6 किसी का भी हो, सब मास नंबर वही रहता है, बस हाँ एटॉमिक नंबर में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। क्यों हो जाती है ये मैं आपको समझा चुका हूं, राइट। अब सर यहां वाले पार्ट में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बताओ, कौन सा वाला, ये वाला समझ में नहीं आया अनुज, इसको लिंक करो ना बेटा। 32 में परमाणु क्रमांक में क्या, सॉरी 32 नंबर पे
द्रव्यमान संख्या है, इसमें क्या प्रभाव पड़ा है, 32 का 32 ही तो है, यानी कि सर जैसे ए है वो ए का ए ही बना रहा। लेकिन अगर मैं यहां पर सर 15 की बात कर रहा था फॉस्फोरस में, तो यहां पर क्या हो रहा था सर, 15 आपका 16 में बदल गया था, राइट। तो जैसे 15 से 16 बदला तो ये क्या होगा बेटा, बी से B+1 हो जाएगा, सिंपल। तो बस ये समझा है। और ऐसा हो क्यों रहा है ये देखिए बेटा, 32 और 0, 32, 16 प्लस -1, 15, ये मैंने आपको समझाया। सो आज के बाद बस आपको जो याद रखना है, इसमें कहानी किसी को याद नहीं रखनी, बस ये पता होना चाहिए कि बीटा डिके में क्या होता है। बीटा डिके में मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर में एक जुड़े आता है, डेट सेट। अनुज बाबा अब क्लियर है? शिवांगी, नेहा, नाज, एनके, अनूप, मनीष, सैनी, सबको ये बात समझ में आ गई है? अब देखो कोई बात नहीं खुशबू, इट्स ओके। अब सर यहीं पे बीटा डिके में समझा चुका हूं। गामा डिके, बेटा गामा डिके में याद रखना कि यहाँ पे ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है, ना ही मास नंबर में। यानी जब भी गामा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपके सेम रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जब भी आपका गामा क्षय होगा बेटा, यहाँ पे केवल नाभिक की ऊर्जा के स्तर में बदलाव आएगा, केवल एनर्जी के लेवल में चेंज आएगा न्यूक्लियस के। यहाँ पे कहीं भी एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। सो गाइस दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं अल्फा डिके में। यस बिल्कुल रोहित, मैं अल्फा डिके पे भी आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने समझ लिया बीटा डिके, तो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर में +1, ये आपके लिए हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, गामा में सर मास नंबर भी आपका सेम और आपका एटॉमिक नंबर भी सेम। तो पेपर में कितनी भी लेवल पे पहुंच ले, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। यहां तक तो सर मेरे ख्याल से क्लियर था, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस एक लास्ट और रहेगा जो मुझे समझाना है, वो है ये। इसीलिए मैंने 3 घंटे क्लास रखी है, जिससे ना जितने भी डाउट हो सबके सब यहीं पे क्लियर कर लूं। सो इतने वाले पार्ट पर आते हैं। अच्छा आज केमिस्ट्री समझ में आ रही है नरेश? ओके, तो यहां तक तो क्लियर है, मतलब नरेश, अभिषेक बाबा, सबको यहां तक क्लियर है। अब सर यहां पर क्या रहेगा, बीटा हो गया, गामा हो गया, अल्फा रह गया बेटा, अल्फा डिके। गाइस अल्फा डिके में क्या होता था, आप ही लोग मुझे बताइए। सो जल्दी से फटाफट। सो सर यहां पर बताइए, अल्फा डिके में आपका सर यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी या फिर हीलियम की बात हो रही थी? जल्दी फटाफट। अल्फा में सर इलेक्ट्रॉन की या हीलियम की? अगर आप भूल गए तो वापस आ जाते हैं उस चार्ट पर, याद करो हीलियम वाला पार्ट एक्सप्लेन किया था। ये देखो हीलियम, अल्फा क्या था, हीलियम वाला पार्ट, दैट मींस हीलियम पे आ जाते हैं जरा। ऊपर 4 नीचे 2, यही है। अब सर बस आ गया ना जो, ठीक है, बस ऐसे मजे किए जाओ। अब गुरुदेव ये देखो बेटा खुशबू, आज कोई लिमिट नहीं है क्लास की, आज क्योंकि सैटरडे है, तो अभी हमने 3 बजे तक का टाइम ले रखा है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना पढ़ लेंगे। 1 घंटे वैसे तो हमारी 50 मिनट की क्लास होती है, अच्छे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे चल रहा हूँ। अब सुनते जाओ ध्यान से। बेटा यहाँ पे हम लोग अल्फा डिके की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, कोई भी एलिमेंट एक्स ले लो। अब यहाँ पे सर इसका मास नंबर ले लिया ए और एटॉमिक नंबर ले लिया बी, ठीक है। अब नवजोत आप, वही है ना कि कुछ बच्चे बेटा प्लीज लेट नहीं आया करो। अब नवजोत का एक डाउट आया, मैं बता देता हूं बेटा, ये सब क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते नवजोत, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को विखंडित करते हैं, जहां पे रेडिएशंस होते हैं जिसमें से अल्फा बीटा गामा डिके होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है गुरुजी क्योंकि इनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो जैसे यूरेनियम एंड ऑल। नवजोत आई गेस योर डाउट इज क्लियर, वापस आओ। तो गाइस किसी का मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर बी है। अब यहां पे हीलियम मौजूद है, यहां पर मान लीजिए कोई वाई एलिमेंट बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, यहां पर ऊपर जो मास नंबर है इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके देखते हैं जल्दी। सर 4 के साथ में क्या जोड़ूं जिससे ए आ जाए, तो 4 के साथ में क्या जोड़ूंगा जिससे ए आ जाएगा, तो गुरुदेव यहां पर मैं जोड़ूंगा A-4, तभी तो आपका सर यहाँ पे ए बनेगा। यानी ए में से 4, A-4 + 4 करके देखो तो आपका क्या आएगा, तभी तो ए आएगा। देखिए ये बेसिक सी मैथ्स है सर, A-4 + 4 जोड़ो, क्योंकि सर इन दोनों का जो जोड़ है वो इसके बराबर होना चाहिए ना। तो यानी कि सर A-4 + 4 क्या हो गया, ए, 4 से 4 गया, राइट। इसी प्रकार से ये जो बी है यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, तो बेटा इसका परमाणु क्रमांक में क्या फर्क पड़ना चाहिए,
तो परमाणु क्रमांक है सर, आइए बैलेंस करके देखते हैं। परमाणु क्रमांक में क्या होगा, बात खत्म, टेंशन ही खत्म। समय लग रहा था केवल इसमें जिससे आपको समझ में आ जाए। इससे मुझे समझ में आया कि सर जब अल्फा डिके होगा तो मास नंबर में क्या करोगे, 4 घटा दोगे। और जो आपका परमाणु क्रमांक है गुरुजी, इसमें आप क्या करेंगे, सो हाई गर्मी हो गई है रियल बाबा, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूंगा गुरुजी तो यहाँ पे मैं 2 घटा दूंगा, सिंपल। अब आज के बाद हमें इनमें कभी समस्या नहीं आएगी, इसलिए मैंने उदाहरण लिए थे। तो उन्मेष, खुशबू, देन वी हैव बादियो, पलक, दीपिका, शीलू, एनके, मनीष, पूरी गैंग। आई गेस इट इज क्लियर। अब हम लोग एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं। तो सर ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको समझाई, तो यहाँ पे बस आप एक बार रिवाइज कर लेना। चलो, सो अब सर हम लोग एक उस टॉपिक पे आ जा रहे हैं, बड़ा बेसिक सा टॉपिक है जिसका हमें पता होना चाहिए। सर एक बम था जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, याद है उन्मेष, वो क्या था? वो सर 2 बम के नाम मैं बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को ये हिस्ट्री वाले सर ने या मैम ने जिन्होंने भी आपको पढ़ाया उन्होंने बताया होगा। उन्मेष कह रहे हैं सर टॉल बॉय, बेटा एक्चुअली फैट बॉय था, ठीक है। सो एक बार बता देता हूँ, देखिए 2 बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे। एक था गुरुजी लिटिल बॉय, है ना, और दूसरा था गुरुजी फैटमैन। अब ये क्या थे? तो ये जो लिटिल बॉय और फैटमैन जो मैंने यहां पे लिखा है, इस वाले पार्ट पर देखते हैं, ये क्या थे सर? ये थे आपके एटम बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब। सो अभिषेक, एएल बाबा, भावना, अच्छा सुनीता, सो वेलकम हियर बेटा। चलिए, तो लिटिल बॉय और फैटमैन, अब ये बम गिराए गए हिरोशिमा नागासाकी पर, और ये जब बॉम्ब गिराए गए तो सर इससे बड़ा सीवियर इफेक्ट पड़ा। इवन उनके जो जनरेशन हैं उनमें अभी तक सर डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, जीन्स में इफेक्ट पड़ता है। खैर वो बायोलॉजी वाला पार्ट हो जाएगा, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये जो एटम बॉम्ब है ये किस प्रक्रिया पे काम करता है, तो आज सर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एटम बॉम्ब जो बेस्ड है सर वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है, यानी हिंदी वाले जो है सर इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अब क्या होता है ये विखंडन, देखिए यस, सो गाइस एक बड़ा सा नाभिक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, और ये जो बड़ा सा न्यूक्लियस है सर ये क्या होगा, ये टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा। देख रहे हो, जैसे कि यूरेनियम 235 का दे रखा है, तो यूरेनियम का यहाँ पे पार्ट देखा है, तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यानी बड़ा सा नाभिक छोटे छोटे भाग में यहाँ पे टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। और जिस टाइम पे ये ब्रेक हो रहा होता है, इस टाइम पर सर बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, योर जो एनर्जी है सर यहाँ पर। अब अगर बम की बात करूं तो डिस्ट्रक्शन में काम आ रहा है, और मैं अगर पॉजिटिव वे में ले जाऊं तो सर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर सकते हैं, जहां पे इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सर अपने घरों में लाइट, एसी, कूलर, फैन या फिर बाबू शूना जादू टूना कर पा रहे हैं। तो बाबू शूना जादू टूना करने के लिए हमको क्या चाहिए, बाबू शूना जादू टूना करने के लिए भी सर हम लोगों को मोबाइल फोन को चार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज तो अलग बात हो गई, चार्ज तो करना ही पड़ेगा। रिचार्ज आपने भले करोड़ों का करा रखा हो, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो सर कैसे भेजोगे, वो दिल विल कैसे भेजोगे? सो दिल विल भेजने के लिए हमको करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। यानी कि अगर चीजों को देखा जाए पॉजिटिव वे में, सो यस वी कैन एक्चुअली टेक बोथ दी एस्पेक्ट। जैसे होता नहीं कि बैक्टीरिया है, तो जैसे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही सर न्यूक्लियर फिजन का भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही हम लोग देख सकते हैं। सो गाइस वापस आते हैं, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी हमारी सर अलग अलग फॉर्म में हमारी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एटम बॉम्ब का, तो एटम बॉम्ब में सर जो प्रोसेस लगी थी वो न्यूक्लियर फिजन वाली ही थी। सो हेलो विवेक, गुड आफ्टरनून बेटू। सो अब सर ये जो जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, 1939 में 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, एक थे ऑटो हेन, दूसरे थे एफ स्ट्रेसमैन। इन्होंने डिस्कवर किया कि when a uranium nucleus is bombarded with a neutron, it breaks up into the smaller nuclei of the comparable mass with the emission of few neutrons and energy। और इसी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग सर इस प्रक्रिया को हम लोग न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं। अब सर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सर ये जो हम लोग फिजन की प्रक्रिया लगाते हैं, तो क्या यहाँ पे कोई एक ही कोई तत्व है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं सर, इस फिजन के लिए यानी कि नाभिक के विखंडन के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे तत्व कैसे हो जाएंगे सर? अभी मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे 29 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, राइट? तो उन 29 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि वहां पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं प्लूटोनियम का,
यूरेनियम का। तो आइए सर यहाँ पे समझाता हूँ मैं। सो विवेक बेटा वो साउंड एक्चुअली यहाँ मेरे एंड से ना प्रॉपर है, फुल ही है, तो एक बार अपने एंड से एक बार इंक्रीज कर लेना प्लीज, ठीक है विवेक। चलो, तो मैंने क्या बोला सर, फिजनेबल मटेरियल क्या होता है सर, ये वो रेडियोधर्मी तत्व हैं जिनका सर हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि सर यहाँ पर ये एक बड़ा सा नाभिक इनका टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में ब्रेक होगा और ये एनर्जी देगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूरेनियम और प्लूटोनियम। अब सर यहाँ पर और याद रखिएगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सर यहाँ पे दो कैटेगरी होते हैं, एक होते हैं फिजनेबल, एक होते हैं नॉन फिजनेबल। तो जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जैसे यूरेनियम का मैंने एग्जांपल लिया था, यूरेनियम 235, सर ये फिजनेबल मटेरियल है, जिसको हम लोग सर फर्टाइल मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इतना वाला पार्ट भी हुआ। यस, यहाँ पे ना एक और चीज, ये धीरज ने एक पॉइंट रखा है, मैं आपको भी बता दूं। देखो क्या होता है, जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल की हम बात करते हैं तो अपने देशों में आ जाते, अपने देश की बात कर लेते हैं सर। अपने देश में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी सर, ये कब टेस्टिंग हुई थी कोई मुझे बताएगा? तो ईयर छोड़ो, किसके टाइम पर हुई थी? बहुत फेमस पर्सन रहे हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी रही है हमारे देश की। सो उनके टाइम पीरियड पर ये हुआ था। सो जगह आप बता चुके हैं, बहुत बढ़िया, पोखरण। ईयर भी बता दिया है 1998, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे सर वो फेमस पर्सनैलिटी कौन सर? वो फेमस पर्सनैलिटी हमारे सर पुराने प्रेसिडेंट यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी। सो यू मस्ट नो अबाउट हिम। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। सो डायरेक्टली उनका नाम तो नहीं है, परमाणु एक मूवी है। तो परमाणु पता नहीं कितने लोगों ने मूवी देखी है, उसमें जॉन अब्राहम ने उसमें रोल प्ले किया है। सो जॉन अब्राहम एक्चुअली प्लेड दी रोल। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है ये पोखरण में क्यों करी है सर? ये कहीं भी कर सकते थे। तो बेटा यहाँ पर क्या था, ये जो पोखरण लोकेशन है ये राजस्थान की लोकेशन है, जहां पर एक्चुअली क्या है, वो जो लोकेशन है ना, वहां पर कुछ ऐसी उपजाऊ जमीन नहीं है, जिससे क्या होगा, वहां पे ना कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बहुत दूर दूर तक लोग नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा है तो पोखरण एक ऐसी लोकेशन हो गई जहां पर सर बंजर जमीन है, जहां पे टेस्टिंग करी जा सकती थी, इसलिए वो पोखरण को ही सूटेबल चूज किया गया कि यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखे, यस, तो लोग भी कम है, बैरन लैंड है, यानी कि बंजर जमीन है, जिससे हमें नुकसान नहीं होगा। सो इट्स नॉट अबाउट नेहरू जी, नहीं नहीं बेटा अनूप, नेहरू जी नहीं, वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, फिर बाद में सर वो प्रेसिडेंट भी बने, राइट। खैर वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। सो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब सर यहाँ पर आते हैं। जो एटम बॉम्ब है सर, इसके बारे में आपको डिस्कशन किया। अच्छा, इसमें आप डिटेल में मत जाना, ये मैंने बस एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, एक्चुअली क्या है कि ना, बाकी और भी बैचेस जो मैं डील करता हूँ यूपीएससी एंड ऑल, तो उसमें काम आता है, तो आपके लिए यहाँ पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया वो सब इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट ये एटम बॉम्ब के स्ट्रक्चर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। अब आते हैं सर न्यूक्लियर फ्यूजन पे। अब क्या करता है, जैसे मैं एसएससी, जेई, एएलपी, बाकी एग्जाम्स की बात करूं ना, कंपैरिजन वाले पार्ट में आ जाता है कि सर आज आपका न्यूक्लियर फिजन है वो किस काम आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन है वो किसके में काम आ रहा है। तो यहाँ पर सर याद रखना, जैसे एटम बॉम्ब का मैंने एग्जांपल लिया था, वो था सर आपका न्यूक्लियर फिजन का। ये न्यूक्लियर जो फ्यूजन है सर, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ये क्या है? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन वाले पार्ट पर आते हैं। किशोर कह रहे हैं सर एटम बम बनाना सिखा दो, पाकिस्तान की बैंड हो जाएंगे। हाँ, चलो वापस आते हैं। अब सर संलयन क्या होता है? तो दीपिका, ये जो संलयन वाली प्रोसेस है, नरेश चौधरी, प्रियंका, एनके, एल बाबा, ये जस्ट उल्टी प्रोसेस है फिजन की। तो फिजन में क्या होता था, विखंडन में क्या था, नाम सुना था, विखंडित हो रहा था। एक बड़ा सा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो रहा था, एक बड़ा सा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो रहा था, राइट। लेकिन फ्यूजन वाली प्रोसेस में क्या था, उल्टा है सर, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा सा नाभिक बना रहे होते हैं, दैट इज स्मॉलर न्यूक्लियर, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस। इस वाले केस में भी सर एनर्जी मिलती है। बट इस वाले पार्ट में एक चीज याद रखना, रोहित, साहू, नरेश, एनके, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, प्रियंका, एनके, कि सर यहां पर जो मैं छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा से नाभिक की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपके दो नाम आ जाते हैं, दो विच यू मस्ट रिमेंबर। नंबर वन, सन, जो हम सबको पता है, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके बारे में नहीं पता होगा। दूसरा, सन के अलावा एक बॉम्ब अभी मैंने डिस्कस किया था, डेट वाज न्यूक्लियर बॉम्ब। बेटा सॉरी, डेट वाज एटॉमिक बॉम्ब। तो एटॉमिक बॉम्ब में सर हम लोग न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल कर रहे थे। यहां पे सर एक आपका बॉम्ब और है, और वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉम्ब। गाइस, ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब प्लीज याद रखना, ये हाइड्रोजन बॉम्ब और सूर्य,
ये दोनों पे ही जो प्रक्रिया लगती है वो सर नाभिकीय संलयन की है, न्यूक्लियर फ्यूजन की है, जहाँ पे स्मॉलर स्मॉलर न्यूक्लियर मिलकर एक बड़ा सा न्यूक्लियर तैयार कर रहे हैं। यानी ये प्रोसेस जहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होकर एक हेवियर न्यूक्लियस तैयार करते हैं, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पे सर हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और यहाँ पे अगर मैं एवरेज एनर्जी की बताऊं, वो कितनी होती है, 8.84 इंटू 10⁻⁻12 जूल। सो बेसिकली यहाँ पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाले पार्ट में यू मस्ट रिमेंबर अबाउट इट, राइट। सो इट इज टोटली अपोजिट ऑफ फिजन, दैट्स राइट। ये बिल्कुल नाभिक विखंडन का जस्ट उल्टा है। सो इतने वाले पार्ट पर हो गए। अब सर फ्यूजन वाला पार्ट हुआ। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, वो ये है कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हो। जैसे आपने सर हाइड्रोजन बॉम्ब बता दिया, या फिर आपने अभी एग्जांपल ले लिया उसका एटम बॉम्ब का, ये सर फायदे थोड़ी हैं, ये तो नुकसान करने वाली बात हुई। अब यहाँ पर अनुज बाबा, चलो अनुज बाबा कह रहे हैं सर गूगल पे भिखारी सर्च करो तो फिर पाकिस्तान का नाम आता है। अरे छोड़ो अनुज बाबा, अब वैसे ही बेचारा परेशान है अपने प्रधानमंत्री से लेके, अब कितनी सारी समस्या उनके देश में, छोड़ो क्या टेंशन लेना उन लोगों की, अपने अपने देखते हैं। पाकिस्तान के ऊपर कभी बैठकर चर्चा करेंगे, किसी 1 घंटे मैराथन लेंगे तो उसमें डिटेल में पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा। अभी इस पे आ जाओ। गुरुदेव, यहाँ पर ये जो मैं रेडियो एक्टिविटी की यूज की बात कर रहा था, तो रेडियो एक्टिविटी के यूज कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले आता है सर एग्रीकल्चर में, अपनी सर खेती की बात कर लेते हैं, तो कृषि विभाग में इसका इस्तेमाल कहाँ है। तो देखिए एग्रीकल्चर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस 32 का। अब फास्फोरस का फायदा क्या, अच्छा हाँ एक चीज जरा मैं आपको बताऊंगी पेपर में कैसे पूछ सकता है। मनीष बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं, जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना, बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष। अब देखिए बेटा पेपर में क्या करेगा, आप लोगों से कुछ मैच करा लेता है, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, और मैच द फॉलोइंग वाले पार्ट में कहेगा इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, या फिर सही से मैच कर दो, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग एक एक करके डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। दीपिका पूछ रही है बेटा फॉस्फोरस क्या होता है। ओके बेटा फॉस्फोरस आपका एलिमेंट होता है, ये तत्व होता है। तो दीपिका एक बार केमिस्ट्री में ना पीरियड टेबल प्लीज देख लेना कि इसमें जो आपके 118 एलिमेंट्स हैं उतने नहीं याद हो तो भी चलेगा, बट बेसिकली जो जरूरी एलिमेंट्स हैं उतने जरूर देख लेना। यानी सर 5th पीरियड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं एक बार उनको रिवाइज जरूर कर लेना क्या क्या नाम होते हैं। तो बेटा फॉस्फोरस क्या है, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बट फिर भी डाउट है तो है। बेटा ये एक तत्व होता है, ये एक एलिमेंट होता है जो कि सर हमारे पीरियड टेबल में और हमारे सर अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में प्रेजेंट हो जाता है सर। यस, तो अलग अलग रोल होते हैं, ठीक है। अभी सर आते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। चलो तो यहाँ पे सर ये फॉस्फोरस 32 क्यों लिखा है, ये दिमाग में नहीं आया, क्योंकि जब मैं फॉस्फोरस की बात करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको जब पीरियड टेबल दिखा रहा था, तो फॉस्फोरस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था, ये देखो 15 पर। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और यहाँ पर सर ये दे दे रहा है 32। इसका मतलब ये गलत लिखा है क्या, समझ में नहीं आया सर। कहाँ गया हमारा 32, आजा बेटा आजा आजा आजा। हाँ तो गाइस समझ में नहीं आया, ये मतलब गलत लिखा हुआ है, क्या बात है। थैंक यू किशोर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो गाइस प्लीज याद रखना यहाँ पे गलती मत करना। अगर फॉस्फोरस 32 लिखा है तो ये मत सोचना पेपर में गलती कर दिया उसने, नहीं बेटा फॉस्फोरस अगर 32 मेंशन है वो कुछ ऐसे हो गया, ऐसे समझ लो, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर फॉस्फोरस 32 है दैट मींस कि जो 32 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वो द्रव्यमान संख्या है, यानी कि वो मास नंबर है। या तुम लोग दिल जीत लिए सही में, अब तो मतलब एक बार डेप्थ देना ही पड़ेगा। धन्यवाद। सो गाइस अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फॉस्फोरस 32 है। अब ये क्या करता है सर, ये क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। यानी कि सर जो हमारी कृषि विभाग की अगर हम बात करें या फिर मान लो कि अपनी खेती की बात कर लें, तो ये क्या करेगा सर, ये रेडियो आइसोटोप है, ये ना इंसेक्ट्स को, पैरासाइट्स को, यानी छोटे छोटे जीवों को नष्ट करने में मदद करेगा, जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छे से होगी। सो यहाँ पे से इसका जो स्मॉल डोजेज हैं, यहाँ पर बहुत कम कम डोज का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं सर, यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, इसको पैरासाइट से और बाकी सब चीजों से बचा लेंगे। सो यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, यस वो एग्जैक्ट फिगर है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग जाते हैं चीलो, राइट। तो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं फॉस्फोरस 32 का। नेक्स्ट अब आते हैं सर मेडिकल वाले फील्ड में, तो आते हैं रेडियो एक्टिव सोडियम पे, सोडियम 24। अब तो मेरे ख्याल से समय डाउट नहीं आएगा, सोडियम 24 का क्या इस्तेमाल करते हैं। तो जब हार्ट से रिलेटेड जब कोई इश्यू होता है, तो हार्ट से रिलेटेड इश्यू अगर है तो सर उससे उपचार के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका सोडियम 24। सो गाइस सोडियम 24 फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि सर हृदय के प्रभावी कामकाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देन अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। संदीप आपको ना पूरा वाला पार्ट वो रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर आप यहां से देख लीजिए कि इस वाले पार्ट पर क्या होगा, है ना। सो डोंट डोंट वरी संदीप, यहाँ पर जहां पर भी अब डाउट है ना, यहाँ से आपकी सब चीज नहीं है, तो यहाँ पर जो भी कुछ पूछना प्लीज यहीं की यहाँ पुटअप करते रहना, ठीक है संदीप बेटा। चलो अब सर आयोडीन 131 का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ है आयोडीन 131,
तो आयोडीन 131 का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे सर? तो देखिए ऐसा है, जो लोग मुझसे बायोलॉजी पढ़े हैं उन लोगों को सब मैंने बता रखा है, जो लोग आज पहली बार हैं वो भी सुन लो। सर यहाँ पर हमारे गले पर संदीप एक तितली की जैसी संरचना प्रेजेंट है, एक बटरफ्लाई की शेप जैसा स्ट्रक्चर जो हमको दिख नहीं रहा है, अंदर की तरफ है, जिसका नाम होता है आपका थायराइड ग्लैंड, जिसको हम लोग सर थायराइड ग्रंथि या अबटू ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है सर, इस थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। क्या क्या नाम है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है। और ये जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है सर, ये आपका ढंग से तभी काम करेगा जब आपके शरीर में सही मात्रा में आयोडीन मौजूद हो। अगर आयोडीन कम होता है तो गाइस हमारा जो गला है ना, वो ऐसा सूजा सूजा सा हो जाता, मोटू मोटू सा हो जाएगा। और ये जो मुटकू मुटकू सा हमारा सर ये गला हो गया, इसको बोला जाता है ग्वाइटर। व्हाट इज दैट गाइस? इसको हम लोग बोलते हैं घेंगा। तो घेंगा जब हो जाता है या ग्वाइटर जब हो जाता है, तो ग्वाइटर इस वजह से हो जाता है आयोडीन की कमी थी, तो आयोडीन का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन 131 है आइसोटोप एक्चुअली, सो आयोडीन 131 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट दिस गोइटर। तो गोइटर जिसको हम लोग हिंदी में घेंगा या फिर गलखंड के नाम से भी जानते हैं। संदीप बेटा अब बताओ, यहां तक क्लियर है? आकिफ, राज, रोहित, सो मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं? सो यहां पर सोडियम का, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन। नंदिनी क्लियर? अच्छा, प्रिंस पूछने से आयोडीन का आइसोटोप, हाँ जैसे मैंने एक आइसोटोप का एग्जांपल है 131, प्रिंस यादव। चलो, तो यहां तक तो सर हमारा क्लियर हुआ। अब आते हैं आयरन पे। तो आयरन 59। अच्छा, आयरन हम लोगों के शरीर में आयरन की मेन मात्रा सर कहां पर उपयोग में आती है? तो हम लोग सर जानते हैं हमारा जो ब्लड होता है ना, रक्त, तो हमारे बॉडी में सर ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए हमारा जो हार्ट है सर पूरी बॉडी में ब्लड की पंपिंग कर रहा है। सर इसी ब्लड से सर हमारे सर सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं सर, सब यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सर क्या करते हैं पाचन में मदद कर रहे हैं, हमको सही अवस्था में रखने में मदद कर रहे हैं। कुल मिला के पूरे शरीर में रक्त की वजह से सब कुछ चल रहा है। अब उस रक्त में अगर वेस्ट हो जाता है तो सर किडनी उसको छान के बॉडी से बाहर निकाल देती है यूरिन के फॉर्म में। तो अब सर अगर ब्लड में सर किसी चीज की कमी होगी तो हमारी समस्या खड़ी होती है, और समस्या का नाम है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में सर हम लोग कहते हैं या तो आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी। तो बेसिकली जो आयरन है ये सर हमारे ब्लड से संबंधित हो गया, हमारे रक्त से संबंधित हो गया। तो मेरे शरीर में अगर रक्त में समस्या है, यानी कि सर अगर मैं बोलूं कि मुझे अगर एनीमिया हो रखा है, तो एनीमिया से उपचार के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा किसका? लोहे का, दैट इज रेडियो एक्टिव आयरन। तो आयरन 59 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसके लिए हो जाएगा? ये आपका ब्लड वाले पार्ट के लिए है। तो एनके, नरेश, नंदिनी, मनीष, एल बाबा, प्रिंस, इधर हमारे सुजीत, किशोर, शीलू, राज, दिशु, एवरीवन, इज इट क्लियर? तो सर देखो मैंने अभी क्या क्या बताया, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32 सर एग्रीकल्चर में, हमारी खेती में। सर सोडियम का हमारे हृदय के लिए, आयोडीन का घेंगा अगर गला मोटा मोटा सा हो जा रहा है, और आयरन जब हमको एनीमिया हो जाए यानी रक्त से संबंधित समस्या हो जाए, राइट? सो बेटा यहाँ पर यस मिलता है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो मैं आयरन के बारे में बता दूं कि जो आयरन की ना गोलियां भी आती हैं, जैसे किसी के घर में अगर मान लो किसी को एनीमिया कभी हुआ हो, ना हुआ हो वही अच्छा है, लेकिन रिश्तेदारी में कहीं या फिर आसपास कभी देखा हो, तो आपने देखा हो उनके लिए टैबलेट्स आती हैं, कहते हैं ये आयरन से रिलेटेड टैबलेट्स हैं। तो यस आयरन जो है सर वो वैसे टैबलेट्स के फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, आप पालक खाइए, आपको आयरन मिल जाएगा, राइट? सो ये वैसे मैं आपको बायोलॉजी वाले चैप्टर में मिनरल से पढ़ाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो आयरन सर आपको नेचुरल सोर्सेज से मिलता ही है। बट अगर सर अब बहुत ज्यादा सीवियर एनीमिया हो रखा है तो हमको सर टैबलेट्स पर निर्भर करना पड़ेगा। तो यस फिर वहां पे टैबलेट्स और बाकी मेडिसिन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एल्जाइमर्स वाला केस अलग है। राजविमल का एक डाउट आया एल्जाइमर्स, तो एल्जाइमर्स वाले पार्ट में बता दूं बेटा, एल्जाइमर्स में क्या होता है, एल्जाइमर्स में भूलने की बीमारी हो जाती है। एक तरह से ना जैसे बुढ़ापे में होता नहीं है कि बहुत दिनों बाद मान लो किसी से कहीं किसी घर गए, वहां पे कोई दादाजी हैं जिनकी याददाश्त थोड़ी सी वीक हो गई है, तो पहले पहचानने की कोशिश करते हैं, अरे आप कहाँ से आए हैं, आपको कहीं देखा है? तो यहाँ पे वो वाला नहीं कि मान लो कि किसी से बात कर रहे हो, फिर हमको सर कोई अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है, तो उसे अरे सुनो हमने तुम्हें कहीं देखा है। अब भले ही देखा नहीं है, लेकिन सर वही अपना चल रहा है कि भाई साहब मामला सेट हो जाए तो हो ही जाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दादाजी वाली बात कर रहा हूँ कि सर वास्तव में जहाँ पे भूल गए हैं, वो एल्जाइमर्स वाला केस होता है। एक्चुअली ये जो इश्यू था, ये हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी था, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी था, राइट? सो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी एल्जाइमर्स था। तो एल्जाइमर्स एक्चुअली भूलने वाली बीमारी, दैट इज डिफरेंट। सो खून की कमी इज डिफरेंट। सो जिस बच्चे ने भी पूछा उनको बताना जरूरी था। चलो, सो हाँ सही कह रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में मिलता है फ्राइडे को, ट्रू। चलो सर इतने वाले पार्ट पर आते हैं।
अब देखो विलास का एक पॉइंट और है सर, नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल होता है। देखो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों का इस्तेमाल होता है, प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है इन चीजों की। चलो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। सो आयरन हमारे, यस बिल्कुल सही कहा मनीष। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। अब सर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में कहाँ इस्तेमाल होता है? तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में जरा लेट्स टॉक अबाउट जुरासिक पार्क मूवी। तो जुरासिक पार्क मैंने लास्ट टाइम भी पूछा, तो मैक्सिमम बच्चों ने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है तो आप लोग सर अगर मूवीज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि सर डायनासोर से रिलेटेड मूवी है जुरासिक पार्क। अब हमको कैसे पता लगा कि सर कुछ करोड़ों साल पहले डायनासोर रहते थे? अच्छा, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा बता दूं, आप में से कोई सीजीएल वाला शायद है नहीं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। सीजीएल में पूछा तो एसएससी जेईई में एएलपी में पूछा जा सकता है। डायनासोर क्या थे सर? मैमल से हमारी तरह स्तनधारी थे, या फिर वो पक्षी वर्ग को बिलोंग करते थे यानी एव्स थे, या फिर मछली वाले वर्ग से पाइसेस यानी कि मत्स्य वर्ग से बिलोंग करते थे, या फिर वो रेप्टाइल्स यानी सरीसृप थे? तो याद रखना सर डायनासोर जो थे वो सरीसृप थे यानी कि रेप्टाइल्स थे। प्लीज इसे याद रखना, डायनासोर्स वर एक्चुअली रेप्टाइल्स। डायनासोर क्या थे बेटा? डायनासोर आपके रेप्टाइल्स थे। चलो खैर वो अलग चीज हुई। अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं तो साहू आपके लिए काम आएगा, प्लीज इसे लेकर रखना। खैर तो अब सर हमको कैसे पता लगा कि डायनासोर इतने साल पुराने थे? देखो कुछ जीव थे जो कि कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले जीवित थे, अब प्रेजेंट टाइम में सर वो जीवित तो नहीं है, लेकिन सर अब वो मिट्टी में कहीं दफन है। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स, हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म की उम्र पता करने के लिए या फिर फॉसिल्स की एज पता करने के लिए हम लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं गुरुदेव, वो है आपका कार्बन डेटिंग। क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग। सो गाइस यहाँ पर ये जो पार्ट है कार्बन डेटिंग, तो यहाँ पे हम कार्बन का कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बन का 14 आइसोटोप। तो आइसोटोप हम सारे देख रहे हैं, तो प्लीज याद रखना दिशु, शीलू, आनंद, सभी लोग, कार्बन का कौन सा होता है? 14। तो C14 आइसोटोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट? फॉर कार्बन डेटिंग। चलो अब सर एक लास्ट पॉइंट और आज के लिए, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके बाद मैं आपको बायो में थोड़ा सा भी डिस्कस करूंगा। अच्छा नंदिनी हमारे यहाँ सीजीएल वाला, तो सीजीएल वाले काफी कैंडिडेट्स हैं। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे, जिसकी वजह से हमको ऊर्जा मिल रही थी, तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी सर अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सर उसका ब्रीडर रिएक्टर हो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रेशर्ड वाटर रिएक्टर, प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के टाइप हैं। तो इन सभी न्यूक्लियर रिएक्टर में सर हमको ऊर्जा मिल रही है। तो यहाँ पे जो बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एग्जाम में डायरेक्टली कहानी तो कोई नहीं पूछेगा, सीधे पूछता है सर ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हो, सर मॉडरेटर के रूप में यानी यहाँ पे फिर मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हो, तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। तो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में सर फ्यूल होगा, सिंपल सा ईंधन होगा, तभी वो काम कर रहा है। मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं जिससे सर वहां पर क्या हो कि जो जब न्यूट्रॉन की बौछार होती है तो उसको सर कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सर आपके कंट्रोल रॉड्स हो गए, कूलेंट हो गए, प्रोटेक्शन वॉल हो गए। तो यहाँ पे सर किस चीज का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है? सबसे पहले आता है ईंधन यानी कि फ्यूल। तो ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है यूरेनियम। सो संदीप बेटा मेरी जो पेड क्लास का समय है वो 10 बजे रहता है, और अपना जो यूट्यूब पे क्लास होती है एएलपी वाली वो 12 बजे होती है। एसएससी जेईई की जो पेड यूट्यूब पे क्लास होती है वो 2 बजे होती है। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा नरेश ओके, तो मॉडरेटर में आ जाते हैं। सर मॉडरेटर क्या करेगा? जैसे कि मैंने बोला कि सर एनर्जी जो है न्यूट्रॉन्स की बहुत ज्यादा होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडरेटर में हम लोग सर ग्रेफाइट की रॉड या फिर हेवी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकेंड, ग्रेफाइट पेपर में बहुत बार पूछा है, हमको पता है। ये हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? तो मैं आपको यहाँ पे आप लोगों को बिना ऑप्शन के पूछना चाहूंगा। तो नंदिनी, प्रिंस, एनके, एक एक बच्चा सही जा रहा है, बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं सर? उल्का पिंड से अच्छा यस, इनके उसके ना अलग अलग थ्योरीज थी एक्चुअली। उनमें जा रहे हैं H2O के साथ, साहू H2O के साथ जा रहे हैं, राज D3O के साथ जा रहे हैं, रोहित बाबा हमारे D2O के साथ हैं, अंकिता D2O, दीपिका D2O। अब सुनो बेटा देखो H2O तो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप लोग जो आंसर दे रहे हैं H2O वाले, वो आंसर होता है बेटा हार्ड वाटर। याद रखना बेटा, हार्ड वाटर और हैवी वाटर में अंतर है। हार्ड वाटर ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हार्ड वाटर ये वो वाटर होता है जिसमें सर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजोल्व सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप साबुन से कपड़े धोएंगे तो साफ धुलेंगे नहीं, राइट? यानी साबुन आपका झाग नहीं देगा। वो D2 होता, वो था हार्ड वाटर। हम लोग जिसकी बात करें बेटा वो है हैवी वाटर। तो हैवी वाटर या भारी जल, यहां पर सर क्या होता है? ये है आपका D2O।
डी सर हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मतलब ड्यूटेरियम है, प्लीज याद रखना ये क्या है, ड्यूटेरियम है। डिस्टिल वाटर वो वाला हो गया जिसका आप बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, वो अलग चीज है, राइट। सो वहां पे हम लोग कहेंगे वो आपका यहाँ वो D2 वाला पार्ट नहीं है। तो D2 में क्या है, डी आपका ड्यूटेरियम वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट फिर आता प्रोटेक्शन वॉल। इसकी जरूरत क्या है सर, प्रोटेक्शन वॉल इसलिए चाहिए कि सर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पे हो सकता है सर रेडिएशंस निकलेंगे, हमारे लिए समस्या खड़ी करेंगे, तो सर मोटी मोटी दीवारें बनी होती हैं, वो प्रोटेक्शन वॉल है, इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। सो एनके नरेश नंदिनी आगे बढ़ते हैं। कूलेंट नाम से समझ में आ रहा है सर, शीतलक, ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या जो हीट प्रोड्यूस होती है सर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है, बहुत ज्यादा गर्माहट पैदा करती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर, एयर या हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके कूलेंट्स के नाम हो गए। तो पेपर में पूछ लेता पेपर में कि कूलेंट्स के रूप में, तो यहाँ पे जो पानी लिखा है सर ये वाला आपका H2O है। तो उन्मेष बेटा ये वाला पार्ट है। हाँ गाड़ियों में भी डालते हैं बिल्कुल, क्यों गाड़ी में क्यों डालते हैं बेटा, रेडिएटर आपके गर्म पड़ जाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पानी डालते हैं, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। सो मशीन को ठंडा रखना जैसे हम गाड़ी में डालते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। सो इसके बाद क्या बचा हमारा लास्ट। अब सर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में कौन कौन से हैं, तो ये जो साइरस ध्रुव पूर्णिमा एग्जाम में पूछे हुए थे, एसएससी जेई में पूछे गए हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। इंडिया में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में, जिसमें हमारा फेमस नाम जहांगीर होमी भाभा के ऊपर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम लोग बार्क के नाम से भी जानते हैं, और जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हमारे एसएससी जेई वाले कैंडिडेट्स हैं वो सब के सब इसका इंतजार करते हैं कि कब वैकेंसी निकले, कब इसमें हम लोग भर्ती हों। यस, जो कि मुंबई में प्रेजेंट है। अब सर यहाँ पर ये जो बार्क की हम लोग बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब सर न्यूक्लियर पावर जो है सर ये हमारी इंडिया की 5th लार्जेस्ट सोर्स है पावर की, जिसमें से तारापुर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। और प्रेजेंट टाइम में देखें तो यहाँ पे सर आपके एक महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में जानते हो सर नरोरा, सब लोग बुलंदशहर के पास पड़ता है नरोरा। तो इसके अलावा राजस्थान की बात करें रावत भाटा जो कोटा में आप लोगों ने जिन्होंने भी बीटेक किया है तो आप लोगों में से हो सकता है किसी ने तैयारी करी हो, नहीं तो कोटा का नाम सब जानते हैं, कोचिंग के लिए फेमस है, राइट। आईआईटी जेईई के लिए, नीट की जो तैयारी करते हैं। सो बेसिकली कोटा जब भी एंटर करते हैं तो सर वहीं पर चंबल नदी के पास एक बड़ा सा पावर प्लांट है, वो क्या है, वो सर आपका रावत भाटा वाला ही है। सो वो आपका कोटा वाला पार्ट से हो गया। सो यहाँ पे दो आपके तमिलनाडु में भी हैं, जहाँ पे कलपक्कम और कुंडनकुलम की हम बात करें। सो बेसिकली अप्सरा जो है ये आपका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जो कि इंडिया और एशिया द्वारा बनाया गया। तो ऐसे करके हमारे 22 रिएक्टर्स हैं जो कि इंडिया में ऑपरेटिंग है, जिसमें से ऐसे 3 हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, साइरस, ध्रुव और पूर्णिमा। तो पेपर में पूछा था कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, तो क्या था, एक तारे का नाम दे दिया था। तो यहाँ पे क्या है ना, हमको लगता है सर ये ध्रुव और पूर्णिमा देख के कि सर कहीं तारे वारे से संबंधित है, नहीं बेटा ये आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम है, इसलिए मैंने जानबूझ के नाम रखा। धीरज ने देखो कोचिंग का नाम भी बता दिया एक, बिल्कुल सही। सो गुरु जी यहाँ पर यस एनके सब लोग बिल्कुल सही आ रहे हैं। सो गुरुदेव ये क्या है, साइरस, ध्रुव और पूर्णिमा, ये एक्चुअली आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। तो 3 तो ये ऑप्शन दे दिए, एक कोई तारे का नाम दे दिया था, तो वो आपका गलत आंसर था, एक्चुअली वही आपका सही आंसर था। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रखना किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यस ट्रू। अच्छा अब आप लोगों ने सर इतनी बात कर ही ली तो एक चीज पे और आ जाते हैं, एक मिसाइल का नाम ले लेते हैं। अभी एक बच्चे ने बोला धीरज ने कि सर रशिया की हेल्प से बनाया गया था ना, तो मैं रशिया की हेल्प से एक और नाम लेता हूँ। जब इसके अलावा कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से, हाँ हो ही गया कंप्लीट, ठीक है। तो एक नाम लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ब्रह्मोस। गाइस ये नाम सुना है आप लोगों ने, ब्रह्मोस, सभी लोग। तो ब्रह्मोस क्या है सर, जानते हो आप लोग। सो एग्जामिनेशन कई बार पूछ लेता, लैंड टू लैंड मिसाइल, एयर टू लैंड, राइट। सो ब्रह्मोस क्या है सर, ब्रह्मोस इज एक्चुअली अ मिसाइल, सही कह रहे हो, ब्रह्मोस एक्चुअली एक मिसाइल है ना। अब ये जो मिसाइल है, यस हाइपरसोनिक, ट्रू। सो बेसिकली अब ये ब्रह्मोस मिसाइल में जो नाम है, इसको ऐसे देखो, 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। तो ये जो आपकी मिसाइल है, ब्रह्म वाला पार्ट जो का आया, ये कहां से आया, ब्रह्म वाला पार्ट आया सर ब्रह्मपुत्रा से, ब्रह्मपुत्र जो कि एक इंडियन रिवर है। और सिमिलरली यस मॉस की बात करूं, ये टर्म कहां से आया, मॉस्कावा, राइट। तो एक्चुअली ये भी आपके दोनों के कॉम्बिनेशन से है। सो जैसे कि अभी किसी बच्चे ने बोला था इसलिए बस एकदम से लिंक कर गया मैंने। सो इंडिया और एशिया का मतलब क्या हो गया, प्रिंस, अच्छा ठीक है। प्रिंस का एक क्वेश्चन आया सर, इंडिया और एशिया का मतलब क्या है। इंडिया और एशिया का मतलब ये हुआ सर कि एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, राइट, बेसिक सी ज्योग्राफी है। एशिया इज अ कॉन्टिनेंट जिसमें आपका इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। सो इंडिया के साथ वहां पर क्या है कि और भी सर देश ने
वहां पे सर हेल्प करी। अब यहाँ पर सर ऐसे मान लो कि अगर मान लो किसी भी चीज में इंडिया ने कोई काम पहली बार किया है, तो इंडिया ने कोई भी काम पहली बार किया है तो हम लोग क्या कहेंगे, सर इंडिया किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। तो मान लीजिए एशिया में किसी कंट्री ने वो काम पहली बार नहीं किया, इंडिया ने किया है, तो मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा सर वो एशिया का पहला काम हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ इंडिया का पहला काम हो गया। बात वही है ना, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, बस ये पॉइंट था। सो हाँ, ये तीनों के तीनों अणु हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम थे, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो सर, सो मॉस्कावा, देखो मॉस्को जगह का नाम हो गया, मॉस्कावा की बात करें वो नदी वाले पार्ट से हो गया, इसलिए मैं जानबूझ के लिखा। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र लिख रहा हूँ तो वो नदी का नाम है ना, ऐसे यहाँ पे रिवर, तो किसने पूछा, उन्मेष ने, तो 1 2 6 बेटा तो सारे पार्ट पे आ जाए। यस, टोटल 48 कंट्रीज हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो राज। तो गाइस ये वाला पार्ट हुआ हमारा रेडियो एक्टिविटी से। आई गेस अब रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ। अब रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट अगर ये क्लियर है तो एक छोटा सा पॉइंट और मुझे डिस्कस करना था, वो था मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से। तो अब थोड़ा सा मैग्नेटिज्म की चर्चा और कर लेते हैं, फिर मैं आपको मस्त वाला एनिमेशन दिखाकर बायो पढ़ाऊंगा। तो बस मुझे 10 मिनट और देना, उस वाले पार्ट को फिनिश करते हैं, फिर मैं बायोलॉजी पे आऊंगा। सो एक छोटा सा टॉपिक और हमारा जो कल का पेंडिंग रह गया, तो इसको सेव कर लेता हूं मैं। कहाँ गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट अ सेकंड। चलो तब तक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। सर मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, एक आयरन का, या मान लो आयरन छोड़ो, आज निकल का, एक निकल है, दूसरी लकड़ी है यानी कि वुड है। तो जस्ट वांट टू नो, निकल और वुड में जल्दी से मैग्नेटाइज कौन होगा? तो एक बार मुझे फटाफट से आंसर देंगे। रिपीट कर रहा हूं सर, लोहे में और लकड़ी में आसानी से चुंबकित कौन हो जाएगा? तो एक बार प्लीज सब लोग आंसर देना इस चीज का, तब तक मैं आप लोगों के लिए कल वाला वो पार्ट फिनिश कर दूं। एक छोटा सा पॉइंट और है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब क्या होता है ये समझाना है। तो फटाफट से आंसर दो। तो यहां पर देखो, निकल या आयरन की बात करें तो वो आसानी से चुंबकित हो जाएंगे, जबकि लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में आप कितनी भी कोशिश कर लेना सर, वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, राइट। अब सर दैट मीन्स कि यहां पर हम लोग चाहे आयरन की बात करें, निकल की बात करें, तो सर इसको अगर मुझे चुंबक बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा, कुछ पार्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी चीज में हम लोग आते हैं, कल हम लोग ने समझा भी था, चुंबकीय सुग्राह्यता। जस्ट अ सेकेंड, यस, इस वाले पार्ट पे हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे। तो देखिए चुंबकीय सुग्राह्यता क्या होती है। हाँ, तो चुंबकीय सुग्राह्यता जिसको हम लोग काई एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सर ये प्रॉपर्टी जो है ये बताती है कि कोई भी चीज कितनी आसानी से चुंबकित की जा सकती है, कितनी आसानी से आप उसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब सर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काई एम से। अब सिंपल सी बात है, जैसे आपने अभी बोला कि जैसे मैं लोहे की बात कर लूं या फिर निकल की बात कर लूं, तो इनकी जो चुंबकीय, ये आपकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी यानी चुंबकीय सुग्राह्यता होगी सर, इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। जबकि आप लकड़ी की बात कर लें तो सर वो तो ना ही होगी, क्योंकि सर लकड़ी आपकी कभी भी मैग्नेट में कन्वर्ट होगी नहीं, है ना। तो ये सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के आधार पर जो चीजें हैं, जैसे कि सर कॉपर हो सकता है यानी तांबा हो सकता है, या लेड हो सकता है, जिंक हो सकता है, लोहा हो सकता है, इनकी 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। सबसे पहले आती है सर प्रति चुंबकीय सब्सटेंसेस यानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? तो सर याद रखना, 3 कैटेगरी में से जो सर सबसे वीक है, सबसे वीकली जो सर मैग्नेटाइज होता है, वो आते हैं सर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। ये वो सब्सटेंस होते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जो सर चुंबकीयकरण क्षेत्र के विपरीत दिशा में कमजोर चुंबकीयकरण विकसित करते हैं। यानी क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही कम मैग्नेटाइजेशन रखेंगे, यानी बहुत ही हल्के रूप में बहुत ही कमजोर चुंबकीकरण विकसित करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सारे के सारे वो होते हैं वो तत्व हैं जो सर जिनकी चुंबकीय सुग्राह्यता बहुत कम है, और ये बहुत कम हद तक ही, केवल बहुत ही कम हद तक ही ये मैग्नेट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही कमजोर चुंबकीकरण विकसित करते हैं। लेकिन यहीं पे
अगर मैं थोड़े से और हायर लेवल पे जाता हूं, अगर मान लो इनकी चुंबकीय सुग्राह्यता थोड़ी सी और ज्यादा है, देखो है तो छोटी लेकिन सर पॉजिटिव है, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो आयरन बेटा बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे कह रहे हैं विवेक कह रहे हैं मतलब आयरन नहीं बेटा, आयरन तो आपका फेरोमैग्नेटिक में होगा जो बहुत ज्यादा अच्छे से मैग्नेटाइज होगा। तो अभी मैंने आपको जो बताया सर वो था डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब आते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं सर? ये भी आपका फीबल मैग्नेटाइजेशन ही डेवलप करते हैं, यानी सर ये भी आपके कमजोर रूप से ही चुंबकीकरण विकसित करेंगे, लेकिन ये सर इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये पदार्थ चुंबकीकरण क्षेत्र की दिशा में ही कमजोर चुंबकीकरण विकसित करते हैं। कहानी में डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि सर ये एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे। तो यहां पर आप उदाहरण ले सकते हैं पैरामैग्नेटिक में मैग्नीज का, एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का और प्लेटिनम का। यानी कि सर चुंबक तो बनेंगे लेकिन सर अगेन बहुत ही कम लेवल पर मैग्नेटाइजेशन, यानी कि बहुत ही कमजोर चुंबकीकरण इनका विकसित होता है। बट जरा सोचो कि अगर सर यहीं पर मैं लोहे की बात करूं तो लोहा, निकल, सर ये वो उदाहरण हो जाएंगे जो आप लोगों ने बचपन से चुंबक जो इस्तेमाल करे वो सारी वही वाली थी। जैसे कि आप लोगों सर कोई भी एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने बचपन में देखा था वो जो मैग्नेट होती थी टूट जाती थी फिर दूर भागती थी, तो वो सभी मैग्नेट्स मैक्सिमम केस में आपने जो देखी है वो सर आपने लोहे वाली देखी है या फिर निकल वाली देखी है। तो वो सब आती है सर आपकी फेरोमैग्नेटिक में, यानी लोह चुंबकत्व जो आपके पदार्थ होते हैं। अब देखिए ये कैसे डिपेंड करेगा बेटा, रोहित अभी मैंने बताया ना, ये डिपेंड करेगा आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे, कि जब हम लोग उसे मैग्नेटाइज कर रहे होंगे तो मैग्नेटाइजिंग आपने क्या करा उसे रोहित, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज हो रहा था और बहुत कम लेवल पे मैग्नेटाइज हो रहा था तो मैंने डायमैग्नेटिक बोल दिया। अगर सर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है लेकिन उसमें कम मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो हम लोग बोल रहे थे सर वो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन अगर सर वो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज तो हो रहा है लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर सर मैग्नेटाइज हो रहा है, यानी मजबूत चुंबकीय चुंबकत्व दिखा रहा है, तो मजबूत चुंबकत्व अगर दिखा रहा है तो यहां पे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं लोहे का, कोबाल्ट का, निकल का, गैडोनिलियम का और एलॉय जैसे कि अल्निको। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि अल्निको जो ये नाम देख रहे हो ना, ये अल्निको, तो ये नाम कहां से आया? देखिए अल्निको, ये मैं आपको वैसे केमिस्ट्री में बताऊंगा। देखो अल्निको पार्ट को 3 भाग में विभाजित करो, अल्निको, तो जो अल्निको वाला पार्ट है शीलू, मनीष, अल वाला पार्ट कहां से आया? ये रिप्रेजेंट करता है आपका एल्यूमिनियम। नी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है निकल, और को से बना बेटा कोबाल्ट। यानी सर जो चुंबक बनी होती है तो ना बहुत सारी ऐसी चुंबक हैं जो कि अल्निको की बनी होती है, तो एलॉय है ये एक्चुअली। एलॉय का मतलब क्या है? मिश्र धातु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एलॉयज। तो अल्निको क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, राइट, जिसका हम लोग इस्तेमाल सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाने में करते हैं, यानी कि चुंबक बनाने में करते हैं। और इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जो अभी बच्चे ने पूछा था रोहित, ये हमको कैसे पता लगेगा कि ये फेरो है, डाया है, पैरा है? बेटा ये पता लगेगा कि इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी ज्यादा है, यानी किस लेवल पर ये मैग्नेटाइज हो पा रहा है। तो अब सर मैं चाहता हूं कि कोई भी सब्सटेंस है कि सर जो सब्सटेंस है 3 टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, डायामैग्नेटिक हो सकता है या फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, तीनों ही कैटेगरी। तो इस वाले पार्ट पर जो मैंने डिस्कस किया था वो तीनों के तीनों एग्जांपल्स हैं। अब सर यहाँ पे जरा सोचो कि अब मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जो मेरा है तो फेरोमैग्नेटिक, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए मुझे कुछ टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? कुछ टेम्परेचर का। तो यहाँ पे जैसे एक टेम्परेचर है जिसका नाम है क्यूरी टेम्परेचर, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। तो क्यूरी टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर होता है, यानी क्यूरी ताप ये वो ताप है। अच्छा क्यूरी नाम ये वही, आप लोग सही सोच रहे हैं, ये मेरी क्यूरी से नाम आया है, क्यूरी सरनेम से, राइट। सो क्यूरी टेम्परेचर एक्चुअली आपका वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इस टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिज्म है सब्सटेंसेस की वो सर एकदम से नष्ट हो जाएगी, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स इट। सो बहुत सारे डिटेल में, यानी इवन फॉर्मुला याद नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि अपने लेवल पे फॉर्मुला पूछता नहीं है, बट इतना जरूर पता होना चाहिए कि सर क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है, डेफिनेशन में पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि सर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे जिस ताप में कन्वर्ट होते हैं उस ताप को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्यूरी ताप, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर। सो ये वाला जो पार्ट था, ये छोटा सा पार्ट पेंडिंग रह गया था, तो ये मुझे बताना था। अब यहां पर हमारा होता है सर फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीट।
अब मुझे बताओ, क्योंकि अभी हमारे पास वाइट वाले कैंडिडेट्स भी हैं, तो हम लोग बस 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप सब लोग बायोलॉजी वाले पार्ट पर आ सकते हैं। सो गाइस, जो हमारे पास अभी पेड वाले कैंडिडेट्स हैं, सो पेड वाले कैंडिडेट्स इफ यू वांट आप इंजीनियर अड्डा पे आ सकते हैं, जहां पे अब हम लोग ना बायोलॉजी का ब्लड वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरे पास एक ऑसम सा एनिमेशन है। मैं एक बार वो एनिमेशन दिखा दूं आप लोगों को। और क्योंकि हमारे पास अभी 1 घंटा और बाकी है, सो 1 घंटे में अच्छे से आपको बायोलॉजी वाला चैप्टर ना, ब्लड वाला पार्ट इस एनिमेशन के साथ समझाने वाला हूँ। आई विल जस्ट शो यू द एनिमेशन, जस्ट अ सेकंड। तो बायोलॉजी में सर हमको ना ये वाला पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा स्लोअर मोड पे समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने ब्लड को दूसरे की किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट करवा सकते हैं। ये ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं, इसकी खोज किसने की थी, ब्लड एग्जैक्टली क्या होता है, यानी रक्त क्या होता है, आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस अब हम लोग लेंगे 5 मिनट का ब्रेक। तो 5 मिनट में हम लोग सर यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो यूट्यूब वाले कैंडिडेट्स हैं, इंजीनियर अड्डा वाले, वो तो आप रुके रहिए। पेड वाले कैंडिडेट्स अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप आ जाइए ना। आज हम लोग बायोलॉजी का ब्लड वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं और इस एनिमेशन में ना बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसके अलावा सर यहाँ पे पूरा एनिमेशन तैयार है कि जब ब्लड दिया जाता है तो किस केस में डेथ हो जाती है, किस केस में जीवित बचे रहते हैं, ये वाला पार्ट है। सो गाइस आप लोग यूट्यूब पे जुड़ जाओ इंजीनियर अड्डा पे, तब तक मैं पेड वाला बैच यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ और बस 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है। हाँ किशोर, सभी लोग, तो जो लोग पेड वाले हैं आप लोग इंजीनियर अड्डा वाले चैनल पर आ जाओ, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है गाइस। तो फिजिक्स वाला पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम लोग बायो पढ़ेंगे यूट्यूब पर, तो सब लोग यूट्यूब पे आ सकते हैं इंजीनियर अड्डा पे बेटा, इंजीनियर अड्डा 24/7। तब तक मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा पानी फिल कर लूँ। तो ठीक है, जो यूट्यूब पे बच्चे हैं वो रुके रहिएगा, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 14:43। तो हम लोग 14:44 हो रहा है, 2:44। तो हम लोग सर 2:49 पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 2:49 पे मिलते हैं सब लोग, जहाँ पे मस्त एकदम एनिमेशन है, मजा आएगा। चलो सर फटाफट से आ जाओ, फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद। सो यूट्यूब पे बने रहना और पेड वाले यूट्यूब पे आ जाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर।